हेलो 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 हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? अभी आवाज आ गई है? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में। आ जाओ फटाफट से। एक, चलो आवाज आ गई है। हेलो बच्चों, नमस्कार। चलिए। हाँ, बोलने लगी। हाँ। बहुत बढ़िया। हाँ भैया, क्या हाल चाल है सभी के? आ जाओ फटाफट से। तो अभी आवाज क्लियर है और वीडियो भी क्लियर है, ठीक है? अभी थोड़ी देर पहले तक नहीं बोल सकती थी। पर अब बोलने लगी। हाँ भाई। आज वॉच रह गई यार, जल्दी जल्दी में घर पे रह गई। यूं बड़ा नोटिस। इधर अभी मैं क्वेश्चन लिखूंगा या तुम्हारे सामने आंसर लिखा हुआ होगा, और फिर भी क्वेश्चन लिख के जवाब पूछूंगा, वो तुमको नजर नहीं आएगा कि सर ने क्या पहना है क्या नहीं पहना। इस पे तुम्हारी बिल्कुल नजर रहती है ना? नालायकों। तो आ जाओ फटाफट से, नया चैप्टर शुरू करते हैं। नाम है केमिकल बॉन्डिंग। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा चैप्टर है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो बोलना भूल गए अपन। चलो भाई, ठीक है। हाँ, तो आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, क्योंकि हमें जाना है अब की बार 700 पार। नहीं रुकेंगे। अपीयरेंस मैटर्स ना बेटा, नहीं, तुम दुनियादारी में फंसे हुए हो। तुम ऐसे ही दुखी रहोगे अगर अपीयरेंस मैटर्स तुम्हारे लिए। तुम्हें लगता है कि सर वॉच पहन के ज्यादा अच्छा पढ़ा लेंगे, तो शायद गलत हो तुम। हाँ, फटाफट से चैट को कर दो K2CR2O7 एकदम ऑरेंज रेड, और फिर हम शुरू करते हैं। जल्दी से आग लगाओ। फिर हम शुरू करेंगे हमारा नया चैप्टर। बहुत प्यारा चैप्टर है, इसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। ये वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और तुम्हें मैं बता दूं बच्चों, क्योंकि अब एस ब्लॉक हट गया है, मतलब काफी सारे चैप्टर्स तुम्हारे सिलेबस से हट गए हैं, तो अब इन चैप्टर्स की इज्जत और ज्यादा बढ़ गई है ना? तो आप ये मान के चलो कि मतलब 3 से 4 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग से आपके नीट के एग्जाम में, है ना? जनरली देखो, 2 तो फिक्स है, 2 से कम तो आज तक आए ही नहीं। 3 4 5 तक भी क्वेश्चन हमें इस चैप्टर से देखने को मिल जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देख रहे हो, मतलब इस चैप्टर का लेवल देख रहे हो आप, इंपॉर्टेंस का। 3 3 4 4 5 5 क्वेश्चन आ रहे हैं भाई साहब। इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही आग लगी रहनी चाहिए, आग बुझनी नहीं चाहिए। लगाओ आग, फैला दो इस आग को। चलिए बेटा, शुरू करते। हाँ, है ना? तो बात ऐसी है बेटा, अभी जैसे आपका टेस्ट है शायद से 25 को, है ना? तो उसमें पीरियोडिक टेबल आएगा। तो पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए एक सेशन डाल दूंगा मैं। तो तुम में से वो लोग जिनको क्वेश्चन करने में अभी भी दिक्कत आ रही है, वो प्रैक्टिस सेशन जरूर देखना, तो तुम्हारा थोड़ा मतलब काम हो जाएगा, थोड़ी हेल्प हो जाएगी उससे तुम्हारी, है ना? वो प्रैक्टिस सेशन जरूर देख लेना। और उसमें अपने जो मोजले अंकल थे, उन्होंने वो जो एक्सपेरिमेंट किया था, वो भी मैं उसी में करवा दूंगा। डायगोनल रिलेशनशिप भी उसी में करवा दूंगा। और मेंडलीव अंकल की एक ट्रिक है। मेंडलीव को क्यों फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है ना? उसको जादूगर बोलते थे मेंडलीव को, कि यार ये जादूगर है, ये एलिमेंट से बात कर लेता है। इसको एलिमेंट खुद अपनी प्रॉपर्टीज बता देते हैं, लोग ऐसा बोलते थे मेंडलीव के बारे में। तो ऐसा क्यों होता है, वो उस लेक्चर में आपको पता चलेगा। तो वो लेक्चर जरूर देख लेना, ठीक है? वो तुम्हारी बहुत हेल्प करेगा।
समरी लेक्चर, हाँ समरी लेक्चर भी दे देंगे, ठीक है। अभी तो चैप्टर खत्म हुआ है, नालायक को शर्म करो, अभी से समरी लेक्चर मांग रहे हो हैं। अभी चैप्टर पूरा हुआ नहीं कि समरी लेक्चर। सर इनऑर्गेनिक में 2 ही चैप्टर है क्या? नहीं, पी ब्लॉक भी है बेटा, तुम्हें पी ब्लॉक भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नीट के एग्जाम में तो आएगा ना। 11th में तुम्हारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 ही चैप्टर है, ठीक है। तो पी ब्लॉक भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें पी ब्लॉक भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। आसान रहेगा पी ब्लॉक, कुछ मुश्किल नहीं है उसमें, ठीक है। चलिए तो न्यू चैप्टर शुरू करते हैं, नाम है केमिकल बॉन्डिंग। फटाफट से हेडिंग डाल लो। और अब हम यहां पर इस चैप्टर में बात करेंगे, हमने अभी तक पीरियोडिक टेबल में हमेशा एटम की बात करी है, सिंगल एटम, आइसोलेटेड। याद है ना क्या बोलता था मैं? आइसोलेटेड होना चाहिए तुम्हारी तरह। तो हमेशा सिंगल एटम, एक अकेले एटम की बात करी हमने, क्योंकि हम वहां पर एटम की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे। और एक एटम की बहुत खास बात यह होती है कि वो हमेशा दूसरे एटम के साथ कंबाइन होने की टेंडेंसी रखता है। जैसे तुम में से कई हाईली क्या बोलूं मैं, जिनके हार्मोन्स उबाल मार रहे होते नहीं है, कई बीच बीच में आते ही है, हेलो ऑल सिंगल गर्ल्स प्लीज, आई वॉन्ट एनीवन वांट टू टॉक विद मी प्लीज हियर, है ना, ऐसे ऐसे कुछ आते रहते हैं ना। तो उनकी टेंडेंसी भी है कि कोई तो उनसे बात कर ले, कोई है ही नहीं उनके, मतलब उनके घर वाले भी उनसे बात नहीं करते, ऐसी उनकी स्थिति है, ठीक है। तो वो ढूंढ रहे होते किसी ना किसी को कि कोई तो मुझसे बात कर ले। ऐसे ही एक जो एटम है उसकी भी टेंडेंसी हो, वो ढूंढ ही रहा होता है किसी ना किसी को कि कोई तो आए और मुझसे बॉन्ड बना ले। जैसे ही कोई ऐसा दिखा तुरंत बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो बात कुछ ऐसी है कि हमने प्रॉपर्टीज तो पढ़ ली एटम की, पर वो सारी सिंगल एटम की प्रॉपर्टीज पढ़ी है, एक अकेले एटम की। सारी डेफिनेशंस में अपन ने लिखा है कि एक एटम की प्रॉपर्टी है, एक आइसोलेटेड गैसेस एटम, एक एटम। लेकिन एटम कभी भी आइसोलेटेड स्टेट में रहता ही नहीं है। जैसे कि हमने एटॉमिक रेडियस में पढ़ा था कि एटम को आइसोलेट करना बड़ा मुश्किल होता है, वो बहुत अनस्टेबल होता है आइसोलेटेड स्टेट में। तो एटम क्यों अनस्टेबल होता है आइसोलेटेड स्टेट में? हम क्यों बोलते हैं कि आइसोलेटेड एटम स्टेबल नहीं होता, और वो क्यों बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है? तो सबसे पहला सवाल यही है हमारा, व्हाई डू एटम्स कंबाइन? एटम कंबाइन होते क्यों हैं? ठीक है, इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे इस चैप्टर में। दूसरा, अगर वो कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होते कैसे हैं? हाउ डू दे कंबाइन? एटम कंबाइन हो रहे हैं वो तो ठीक है, पर कैसे हो रहे हैं ये भी पता लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज, जब वो कंबाइन हो जाएंगे, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेंगे, तो उस मॉलिक्यूल्स की क्या प्रॉपर्टीज होंगी उन पर भी थोड़ी बहुत बातें करेंगे। प्रॉपर्टीज लाइक ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। शेप क्या होती है, ज्योमेट्री क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होती है, इन सब पर बात करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुमने थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ होगा, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आइडिया तुम्हें होगा, है ना। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कि एटम्स कंबाइन होते क्यों हैं, हाउ डू एटम्स कंबाइन, हम इस पर आते हैं, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि भाई एटम जो है दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि बॉन्ड होता क्या है, क्या कोई मुझे बताएगा बॉन्ड होता क्या है? चलिए जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे कि व्हाट इज अ बॉन्ड। चलो बेटा जल्दी बताओ, बॉन्ड क्या होता है? सर नोट डाउन करना है क्या? अभी रुक जाओ, यहां से जो अपन लिखेंगे ना वो नोट करना, ठीक है। फॉर स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी कैसे आएगी यही तो बताना है, स्टेबिलिटी कैसे आएगी यही तो बताना है। बॉन्ड क्या होता है ये बताओ तुम तो। ओम, ओम ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, जेम्स बॉन्ड। अबे गधो, अरे यार तुम लोग भी यार। हाँ अरे नालायक को पहले बताया था मैंने तुम्हें, अभी अपन पीरियोडिक टेबल जब पढ़ रहे थे तब मैंने तुम्हें बताया था कि
बॉन्ड होता क्या है। जब मैं तुम्हें एटॉमिक रेडियस पढ़ा रहा था तब बताया था। बॉन्ड क्या है, बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है, अरे अपन ऐसा नहीं बोलते क्या कि यार जैसे तुम्हारा कोई पक्का दोस्त है तो तुम क्या बोलते यार इसके साथ अपनी बॉन्डिंग अच्छी है। बॉन्डिंग अच्छी मतलब तुम्हारे बीच में कोई ना कोई अट्रैक्शन है। ठीक है, तो बॉन्ड का मतलब क्या है, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आसान भाषा में बात करते, देखो ना अपन कॉम्प्लिकेटेड भाषा में कभी बात नहीं करते। तो व्हाट इज अ बॉन्ड, बॉन्ड होता है, बॉन्ड इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आसान भाषा में बॉन्ड का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो अभी अपन बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की, तो अब हम बात करेंगे केमिकल बॉन्ड की। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, चलो ये बताओ। बोले सर अभी तो बताया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो बॉन्ड तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है, केमिकल बॉन्ड क्या हो जाएगा, किन्हीं भी दो केमिकल स्पीशीज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। केमिकल बॉन्ड क्या हो जाएगा, किन्हीं भी दो केमिकल स्पीशीज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब केमिकल स्पीशीज क्या होती है, केमिकल स्पीशीज लाइक एटम्स, एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू और मोर केमिकल स्पीशीज, है ना। जनरली तो अपन दो की बात करते हैं, है ना, जनरली तो अपन दो की बात करते हैं, पर दो से ज्यादा भी हो सकती है। तो किन्हीं भी दो केमिकल स्पीशीज के बीच में, जैसे कि दो एटम्स हैं, तो दो एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम बोलेंगे केमिकल बॉन्ड। ठीक है, जनरली अभी तक अपन बचपन से अभी तक कैसे बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते आए हैं कि हमें ये बता दिया साहब कि ये एक केमिकल बॉन्ड है, ये ऐसा लाइन बना के अपन बता देते हैं दो एटम बॉन्डेड हैं। ठीक है, तो अगर दो एटम्स बेटा बॉन्डेड हैं तो इनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है इसको अपन क्या बोलते हैं, दो बॉन्डेड एटम है, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है, इसको अपन क्या बोलते हैं, कुछ नाम दिया था क्या, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, याद आ रहा है क्या कुछ कुछ, हल्का हल्का। अरे इसको ऐसे थोड़ा सा सहलाओ पीछे वाले छोटे दिमाग को, तुम्हें याद आएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, ये जो दो न्यूक्लियस हैं इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, जल्दी 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 बताओ। हाँ सक्षम, वेरी गुड बेटा। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को, दो बॉन्डेड एटम का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। तो फटाफट से चलो इसकी भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है बेटा, इट इज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स। दो बॉन्डेड एटम्स का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, दो बॉन्डेड एटम्स का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या कहलाता है बेटा, बॉन्ड लेंथ। दो एटम बॉन्ड बनाकर जुड़े हुए हैं तो उनके बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, दोनों न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं। ठीक है, अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड है तो याद है ना d/2 करके क्या निकाला था अपन ने, कोवेलेंट रेडियस, फिर मेटल के केस में मेटालिक रेडियस, नोबल गैसेस के केस में वेंडरवाल रेडियस, याद आ रहा है कुछ, है ना। हाँ ओम, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। बॉन्ड लेंथ, अब तुम मुझे बताओ बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, चलो बॉन्ड ऑर्डर बताओ जल्दी से। तुम में से आधे से ज्यादा को नहीं पता होगा बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बताओ 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 जल्दी बताओ। चलो मुझे सबसे पहले तो ये बताओ तुम लोग कि तुम में से कितने ऐसे हैं जिनको नहीं पता है बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, जल्दी बताओ। सर आप इतना धीरे क्यों बोल रहे हो, बेटा कहाँ धीरे बोल रहे हैं, धीरे मतलब स्लो मोशन में या फिर आवाज धीरे, आवाज ठीक तो है बेटा, अभी चेक किया मैंने।
तुम में से कई लोगों को पता है, ये बहुत अच्छी बात है यार, सही जवाब दे रहे हो तुम लोग। फिर भी देखो आधे से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। कोई बात नहीं बेटा, अरे नहीं पता तो कोई ऐसे दुख वाली बात थोड़ी, इसीलिए तो मैं आया हूं, ताकि तुम्हें ये छोटी मोटी चीजें भी पता रहे। आओ। एक तो भाई साहब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग पे ही पहुंच गया है, अरे बेटा इतनी आगे नहीं जाना है। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ना तुम्हारे घुटने छील देगा, हाँ जब अपन पढ़ेंगे ना तब देखना। अभी इधर देखो, अभी अपन आसान भाषा में बात कर रहे हैं। चैप्टर की शुरुआत हमेशा अपन ऐसे बोलचाल की भाषा में, एकदम आसान आसान भाषा में, हल्लू हल्लू धीरे धीरे करते हैं, है ना, ताकि चीजें एकदम बेसिक से समझ में आए। तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। जैसे कि मैंने आपको ये बोला कि ये दो एटम है, इनके बीच में एक बॉन्ड है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो गए इनके बीच में, एक। जैसे कि कार्बन है, आपने इसके बीच में एक बॉन्ड बनाया, दो कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। अगर दो कार्बन के बीच में दो बॉन्ड है, इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है। दो कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है, इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ये लिखना है बेटा, सभी लोग लिखते जाओ फटाफट से, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, ये कहलाएगा क्या, बॉन्ड ऑर्डर। क्या कहलाएगा, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, अभिमन्यु थैंक यू बेटा। लिखो 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 जल्दी लिखो। 10 सितंबर को एग्जाम है सर, हाउ टू कवर सिलेबस, पढ़ के, सिंपल, पढ़ाई करो तो सिलेबस कवर हो जाएगा। अब इसमें और क्या ही बताऊं। अब देखो अगर मेरे पास कोई ऐसा नुस्खा होता कि एक काम करो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:45 पे उठो, उसके बाद 3 पीपल के पत्ते, 2 बरगद के पेड़ के पत्ते, एक नारियल की छाल और ये सब लेकर तुम अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में ऐसे करते हुए चौराहे पे जाके उसको रख के आ जाना, तुम्हारा सिलेबस कवर हो जाएगा। ऐसे अगर मेरे पास कोई ट्रिक होती तो मैं आपको जरूर बताता, पर ऐसी मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है। मेरे पास सबसे आसान ट्रिक है कि पढ़ लो, तुम्हारा सिलेबस कवर हो जाएगा, है ना, यही तो कर सकते हैं। अरे पढ़ के ही तो सिलेबस कवर होता है यार, तुम लोग कैसे सवाल पूछते हो कभी कभी यार, कि सर 10 तारीख को टेस्ट है, उसका सिलेबस कैसे कवर करें, जबकि अभी पढ़ाया भी नहीं गया वो टॉपिक। भाई ऐसा होता है कि चलो वो टॉपिक पढ़ चुके हो आप, तो फिर भी मैं समझता कि हाँ यार थोड़ी सी मतलब स्ट्रैटेजी पूछ रहे हैं कि कौन से चैप्टर को पहले कौन से को... अरे जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे पढ़ते जाओ, सिलेबस कवर हो जाएगा, सिंपल। है ना। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, ये लिख लिया सभी ने, तो इसको ऐसे लिख लो, है ना, 2 कार्बन एटम है, इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, ये ऐसे डबल बॉन्ड है, और ये ऐसे ट्रिपल बॉन्ड है। इधर लिख लो बॉन्ड ऑर्डर, इधर कितना हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 3। ठीक है, इस तरीके से लिख लो। शायरी, शायरी, अरे तुम्हारी शायरी की तो चांदनी रात में और दौड़ा दूं सोने का घोड़ा, और तुम्हारी गुद्दी पकड़ के लगाऊं तुम्हारे कान के नीचे थोड़ा। चलो तुम ये लिखो तब तक, मैं शायरी ढूंढता हूँ तुम्हारे लिए। ये लिख लिया। अब मुझे बताओ बेटा बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। बताओ बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। चलो जल्दी से बताएंगे, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। द एनर्जी टू अट्रैक्ट शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं। एनर्जी ऑफ बॉन्ड, कविता ने कितना मतलब आसान भाषा में जवाब दिया कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। सर बॉन्ड की जो एनर्जी होती है वही बॉन्ड एनर्जी होती है, लो आपकी भाषा में जवाब दे दिया हमने। वाह। एनर्जी यूज्ड इन, नहीं थोड़ा सा करेक्ट करो बेटा इसको, एनर्जी फॉर अट्रैक्शन, थोड़ा सा इसको करेक्ट करो। एनर्जी बिटवीन बॉन्ड्स नहीं, कुछ भी, एनर्जी अट्रैक्शन पावर नहीं, एनर्जी ऑफ बॉन्ड्स नहीं। मेरी तरह हो गए तुम लोग बिल्कुल, है ना, कि सर जो एनर्जी बॉन्ड की है वो बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी, सिंपल, आसान भाषा में। देखो बेटा
आसान भाषा में सब कुछ सही है, पर तब जब आपने पढ़ लिया हो, समझ लिया हो, उसके बाद आसान भाषा में बात करो। ऐसे जवाब देने के टाइम पे आसान भाषा का इस्तेमाल कृपया ना करें। बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? एक बॉन्ड की जो एनर्जी है, मतलब वो बॉन्ड बनने में जो एनर्जी रिलीज हुई है वो कहलाती है बॉन्ड एनर्जी। क्या बोला मैंने? एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड, और वी कैन से केमिकल बॉन्ड, इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। और बॉन्ड एनर्जी की जब अपन बात कर रहे हैं ना, तो हम बात कर रहे हैं बॉन्ड बनते टाइम पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है। देखो बेटा, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ऐसा बोला था, याद करो कि बेटा याद रखना, ये तुम्हारे लाइन बहुत काम आएगी केमिस्ट्री में। जब भी अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और जब भी रिपल्शन होगा तो सिस्टम एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, यानी कि एनर्जी देनी पड़ेगी। याद करो, मैंने बताया था कि नहीं बताया था कि जब भी अट्रैक्शन होगा एनर्जी रिलीज होगी। अब एक बॉन्ड बन रहा है, मतलब बॉन्ड का मतलब क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर एक बॉन्ड बन रहा है, कोई भी केमिकल बॉन्ड बन रहा है किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में, अट्रैक्शन हो रहा है। जब भी अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि बॉन्ड जब फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। बॉन्ड जब फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, इसको लिख लो, फिर सुनाता हूं शायरी। ठीक है, तो बेटा जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, तो उस बॉन्ड के बनने में जो एनर्जी रिलीज हुई है वो कहलाती है क्या? बॉन्ड एनर्जी। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हें याद रखनी है ना। ऐसा नहीं है कि तुमसे एग्जाम में पूछ लेगा कि बताओ बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, पर तुम्हारा बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए छोटी छोटी चीजें तुम्हें बताई जा रही हैं। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ बॉन्ड, हाँ ऐसा भी बोल सकते हो बेटा। बट अभी अपन आसान भाषा में बात कर रहे हैं, और जब बॉन्ड फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है, तो रिक्वायर्ड की जगह अपन रिलीज लिखेंगे, वो ज्यादा करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो यहां पर नोट लगा के लिखो, यहां पर नोट लगा के लिखो, बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एन, कैसा प्रोसेस हो जाएगा बॉन्ड फॉर्मेशन? मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि जब भी अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। अब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है मतलब अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है मतलब एनर्जी रिलीज होगी। तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा? प्रोसेस कैसा हो जाएगा? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ मेरे बच्चों, जल्दी से। सर रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलता, पिछला भूलते जा रहे हैं, इसीलिए तो बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लेकर आऊं मैं तुम्हारे लिए। वो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन कल तुम्हारे डल जाएगा, उसको जरूर देख लेना। ठीक है, हाँ उसमें डायगोनल रिलेशनशिप भी रहेगा, सब रहेगा, चिंता ही मत करो तुम। उस पर क्वेश्चन भी रहेंगे डायगोनल रिलेशनशिप पर। ठीक है, टेंशन नॉट, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा रहेगा? हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस रहेगा। और याद रखना, ये लाइन अब तुम्हारे काम आएगी पूरे चैप्टर में। जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, याद रखें कृपया। अच्छा ये बताओ कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कोई बता सकता है क्या? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है? जैसे बॉन्ड एनर्जी का अपन ने लिखा कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, वैसे ही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बताओ क्या होगी? बताओ बताओ जल्दी बताओ। बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी, अरे वाह वेरी गुड। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस ऐसे ही समझदारी दिखानी है तुमको, बस ऐसे ही। बॉन्ड एनर्जी क्या है? यहां पर अपन एक बॉन्ड फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कहलाती है बॉन्ड एनर्जी। अब मैंने आपको ये बोला कि भाई साहब ये जो बॉन्ड है ना, इन दोनों के बीच का ये बॉन्ड तोड़ना है, यानी कि इस बॉन्ड को डिसोसिएट करना है। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन खत्म करना पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन कैसे खत्म करोगे? एनर्जी देकर
इनको दूर कर दोगे, है ना। जैसे तुम्हारा अट्रैक्शन हो गया किसी के साथ, तुम्हारे घर वालों ने तुमको पकड़ लिया, अब तुम्हारे घर वालों को क्या करना है, तुम्हारा अट्रैक्शन उससे दूर करना है, मतलब तुम्हारा अट्रैक्शन खत्म करना है उसके साथ, तो क्या कर देंगे, तुमको पकड़ के दूर कर देंगे, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, घर वालों को एनर्जी देनी पड़ेगी तुम्हें, है ना। तुम ऐसे प्यार से तो मानोगे नहीं, तुम्हारी गुद्दी पकड़ के ऐसे और उसकी गुद्दी पकड़ के उसको ऐसे दूर करना पड़ेगा, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट अ बॉन्ड is called bond dissociation एनर्जी। एक बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर मैं एनर्जी की जगह एंथैल्पी लिख देता, बॉन्ड एंथैल्पी, तो बॉन्ड एंथैल्पी का साइन कैसा होता, क्या ये बता सकते हो, बॉन्ड एंथैल्पी का साइन कैसा होता, जल्दी बताओ। ओहो, बॉन्ड डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ बॉन्ड, अरे बेटा इतना ज्यादा साइंटिफिक भी मत बनो। मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे, कमेंट तो करो तभी तो पढ़ेंगे। क्या रहेगी, बॉन्ड एंथैल्पी की अगर मैं बात करूं तो वो नेगेटिव रहेगी, क्योंकि यहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है। और अगर मैं तुमसे बोलूं कि बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का साइन बताओ कैसा रहेगा, तो ये बता दोगे क्या, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का साइन मैं पूछूं तुमसे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो ये बता दोगे कैसा रहेगा, अरे बिल्कुल बताओगे, क्यों नहीं बताओगे, अब तुम्हें पता है बॉन्ड एंथैल्पी का साइन हमेशा तुम्हें नेगेटिव ही मिलेगा, क्योंकि बॉन्ड बनते टाइम अपन बात कर रहे हैं, और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की अगर मैं बात करूं बेटा, तो इसका साइन ऑलवेज कैसा रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि कैसा भी बॉन्ड हो उसको तोड़ने के लिए हमेशा एनर्जी देनी ही पड़ेगी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का साइन ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, बात समझ में आ रही क्या, ठीक है। तो ये कुछ छोटी मोटी बेसिक सी टर्म्स थी जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब अपन बात करेंगे कि दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता ही कैसे है, मतलब दो एटम्स के बीच में अट्रैक्शन होता ही क्यों है, ऐसा क्या होता है कि बॉन्ड अट्रैक्ट, एटम्स अट्रैक्ट करके बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो आओ बात करते हैं, इधर ही बात कर लेते हैं, आ जाओ। लिखो, कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड, एक बॉन्ड फॉर्मेशन की क्या कंडीशन होती है, दो एटम्स के बीच में अगर बॉन्ड बनाना है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये दो एटम्स हैं, तो मजा नहीं आ रहा है इसमें, हटाओ इसको, अपने एटम्स बनाएंगे अपन, अपने एटम हम खुद लेकर चलते हैं भैया। ये एक एटम है, ऐसा ही एक दूसरा एटम है, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस बोल दिया मैंने, ये इसका न्यूक्लियस बोल दिया मैंने, ठीक है। और इतना ही नहीं, इन पर, इन पर क्या प्रेजेंट है, इन पर क्या प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है बताओ भाई, इन पर प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स भी, ठीक है। लो साहब, इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए। ठीक है, अब ये दो एटम है, ये लिखना, लिखा नहीं, लो लो लो, लिखो लिखो, कहाँ गया, अरे गायब हो गया क्या, लिखो इसको फटाफट से, जल्दी से लिखो। लिख लिया सभी ने, अगर लिख लिया है तो जल्दी जल्दी अपने अपने अंगूठे दिखाओ और फिर हम आगे बढ़ते हैं।
सर एंथैल्पी का क्या मीनिंग होता है? बेटा बताया तो था तुमको, एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी चेंज। जो एनर्जी चेंज आया है, लास्ट वाली ये भी लिख लो जल्दी से। अरे यार ऐसे धीरे धीरे लिखोगे तो कैसे काम चलेगा, जल्दी लिखो यार। ठीक है, अब देखो, देखो भाई, बात कुछ ऐसी है। हम ये बोल रहे हैं कि इन दो एटम्स के बीच में अट्रैक्शन है, मतलब इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है। तो वो बॉन्ड कैसे बनेगा, यानी कि इनके बीच में अट्रैक्शन कैसे होगा? तो अगर मैं ऊपर ऊपर से देखूं, ऊपर ऊपर से, तो मुझे एक ये एटम दिख रहा है, इसमें न्यूक्लियस दिख रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। ये एटम दिख रहा है, इसमें न्यूक्लियस, इसके इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो अगर ये एटम इस एटम को अट्रैक्ट कर रहा होगा तो इसमें अट्रैक्शन आएगा कहां से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कैसे होगा? तो भाई साहब ये इसका ये जो न्यूक्लियस है, क्या ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा क्या? क्या इस एटम का न्यूक्लियस, क्या इस एटम का न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा? ठीक है, ऐसे इस एटम का न्यूक्लियस भी इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा क्या? ऐसा बोल सकते हैं क्या? यानी कि यानी कि मैं बोल सकता हूं कि यहां पर ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, यहां पर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे इस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच रहा है, यहां पर भी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे ये वाला न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, यहां पर भी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यहां पर भी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आ गई बात समझ में? ठीक है, लेकिन लेकिन ध्यान से अगर हम देखें तो हमें ये देखने को मिलेगा, कौन सा कलर लूं समझ में ही नहीं आ रहा यार, तुम लोग बताओ जल्दी से कौन सा कलर ले लूं। यही ले लेते हैं, ब्लू वाला ही। ठीक है, लेकिन लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा? भाई जरूरी थोड़ी है सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही हो, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी तो होगा इन दोनों के बीच में। इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को, इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा होगा। और न्यूक्लियस भी तो पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव भी तो रिपेल हो रहा होगा, यानी कि ये न्यूक्लियस उस न्यूक्लियस को भी तो क्या कर रहा होगा? रिपेल कर रहा होगा। यानी कि यहां पर प्रेजेंट है फोर्स ऑफ रिपल्शन, यहां पर प्रेजेंट है फोर्स ऑफ रिपल्शन, और यहां पर भी प्रेजेंट है फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो दो एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी है, पर जो कंडीशन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन रहेगी वो क्या रहेगी? चलो तुम लोग मुझे बताओ, कंडीशन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन क्या रहेगी बेटा? कंडीशन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन क्या रहेगी? कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुड बी ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन। यानी कि ये न्यूक्लियस जो इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है और ये न्यूक्लियस जो इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, वो वाला जो फोर्स है वो ज्यादा होना चाहिए किनसे? ये रिपल्शन वाले फोर्स से। ऑब्वियस सी बात है, अगर दोनों के बीच में अट्रैक्शन है तो इसका मतलब इनका ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये ज्यादा रहा होगा किससे? फोर्स ऑफ रिपल्शन से। सिंपल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुड बी ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनने की कंडीशन क्या है? कि उनमें अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू रिपल्शन। ठीक है, रिपल्शन होगा ना? अरे गधों, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन नहीं होगा, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन नहीं होगा क्या? कभी कभी तो तुम लोग ऐसे हो जाते हो जैसे कि तुम है ना साइंस के नहीं, होम साइंस के स्टूडेंट हो। हैं सर, ये क्या होता है रिपल्शन? रिपल्शन का मतलब क्या होता है? अबे गधों, तुम्हें नहीं पता इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन होगा? सर ड्रॉ करना है क्या? कर लो, करो और लिखो, ये भी जल्दी से लिखो। जब लिख लो तो अंगूठा दिखा देना, तब तक मैं सुना देता हूं तुम्हें बढ़िया सी शायरी। हाँ तो शायरी है मेरे दोस्त तुम्हारे लिए। पहले मैं तो पढ़ लूं क्या है। देखो मैं, देखो शायरी मैं ऑब्वियस सी बात है खुद तो लिखता नहीं हूँ, तो जो मुझे मिलती है मैं तुरंत टीप के ले आता हूँ उसको। बढ़िया वाली शायरी है भाई साहब, बहुत कत्ती, एकदम मोटिवेशन वाली। मतलब तुम्हारे अंदर मोटिवेशन की फिर से आग लग जाएगी, ऐसी वाली शायरी है। ठीक है, ये लिख लिया? लिख लिया? तो बात कुछ ऐसी है, बात कुछ ऐसी है
कि तुम्हारे तुम्हारे साथ कई ऐसी दिक्कतें आएंगी, तुम्हारी ये जो जर्नी है, तुम्हारी जो नीट एग्जाम की जर्नी है, बीच में कई दिक्कतें तुम्हें फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन कभी भी रुकना मत, थकना मत, ये मत सोचना कि मैं अकेला पड़ गया। तुम अकेले ही काफी हो मेरे दोस्त। इस जंग में जो तुम अभी लड़ रहे हो, यानी कि तुम्हारे नीट के एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हो, इसमें तुम अकेले काफी हो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, बस तुम्हारी पढ़ाई, और ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हमारा रहेगा, तुम्हारे टीचर्स का, है ना। तो इसमें तुम अकेले ही काफी हो, ठीक है। तो अगर शायरी पसंद आए तो चैट को कर देना K2CR207, ऑरेंज रेड एकदम। तो ना हो उदास मेरे दिल ये शाम ढलने से, ना हो उदास मेरे दिल ये शाम ढलने से, अंधेरे होते हैं गायब चिराग जलने से, अंधेरे होते हैं गायब चिराग जलने से, बिछड़ गया है तेरा कारवां तो गम क्या है। हाँ, वाह वाह चलती रहनी चाहिए। बिछड़ गया तेरा कारवां तो गम क्या है, निकल ही आएंगे रास्ते हजार चलने से। बस चलते रहो, सारी दिक्कतें अपने आप दूर हो जाएंगी। बस दिमाग में एक चीज रखना कि रुकना नहीं है, रुकेंगे नहीं। कब तक नहीं रुकेंगे? जब तक 700 पार नहीं पहुंच जाते। सभी लोग एक बार बोलेंगे, अब की बार 700 पार। नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। ना हो उदास मेरे दिल ये शाम ढलने से, अंधेरे होते हैं गायब चिराग जलने से। वाह 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 वाह। बिछड़ गया है तेरा कारवां तो गम क्या है, निकल आएंगे रास्ते हजार चलने से। वाह यार, काश हमारे टीचर भी हमको ऐसे शायरी सुना सुना के मोटिवेट करते। हमारे टीचर्स का मोटिवेट करने का तरीका क्या था पता है? ऐसे बोला, इधर सटाक एक कान के नीचे गरम गरम, ऐसे यहां से यहां तक लाल, और तन बदन में मोटिवेशन आ जाता था। या फिर ऐसे गुद्दी पे पड़ता था चटाक से, हाँ हाँ एकदम करंट दौड़ जाता था बॉडी में। या फिर ऐसे हाथ उल्टा करके इस पे पड़ता था स्केल, पट से ऐसा मोटिवेशन आता था कि कहते ही नहीं थे कभी दोबारा कि अरे सर थोड़ा मोटिवेट कर दो। चलो आ जाओ बेटा, हो गए मोटिवेट? मजा आया? शायरी कैसी लगी? तो जिसने भी शायरी लिखी है एक बार उसको रेस्पेक्ट जरूर देना। मैंने तो नहीं लिखी, मैंने तो सिर्फ सुनाई है तुम्हें। आ जाओ चलो। तो बात कुछ ऐसी है बेटा, अब जब क्योंकि हमें पता ही है कि बॉन्ड बनता है दो एटम्स के बीच में, तो इसको अब एक्सप्लेन करेंगे कि बॉन्ड बनता क्यों है, क्या जरूरत है एटम को बॉन्ड बनाने की, है ना। तो अब हम बात करेंगे एनर्जी की टर्म में, यानी कि हम बात करेंगे एनर्जी कंसेप्ट की। लिखो द एनर्जी कंसेप्ट। द एनर्जी कंसेप्ट लिखो। लिखा? देखो, साइंटिस्ट लोगों ने इसको कैसे समझाया, उसको उन्होंने इस तरीके से समझाया। उन्होंने क्या किया, अलग अलग स्टेट में जब एटम ने बॉन्ड बना रखा है, जब एटम बॉन्ड बनाने की स्टेट में है, मतलब अभी इन बिटवीन प्रोसेस चल रहा है बॉन्ड बनाने का, और एक जब एटम ने बॉन्ड बना ही नहीं रखा, वो आइसोलेटेड है, उसकी हर एक स्टेट में उसकी एनर्जी की स्टडी की, और उन्होंने पाया, उन्होंने देखा कि जब एटम ने बॉन्ड नहीं बनाया था तब उसकी एनर्जी कुछ और थी, और जब एटम ने बॉन्ड बना लिया तब उसकी एनर्जी कुछ और है। तो उन्हें क्या देखने को मिला? तो उन्होंने क्या किया, एटम की एनर्जी को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था बेटा पोटेंशियल एनर्जी से। तो उन्होंने कर्व ड्रॉ किया, इधर इस एक्सिस पे लिया उन्होंने पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? कि एटम की एनर्जी। या फिर अपन ऐसे बोले कि एक मॉलिक्यूल बन रहा है, दो एटम मिलके एक बॉन्ड बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो इसको अपन ने बोला ये सिस्टम, ठीक है, ये एक सिस्टम है। तो एक सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा है, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब इनके बीच में, एटम्स के बीच में डिस्टेंस इनफाइनाइट है, यानी कि जब ये दोनों एक दूसरे से इतने दूर हैं कि आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, तब इनका एनर्जी देखा, और जब इन्होंने बॉन्ड बना लिया था तब इनका एनर्जी देखा। तो उन्हें क्या देखने को मिला? क्या देखने को मिला? तो इस एक्सिस पर लिया उन्होंने इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को ही क्या बोलते बेटा? बॉन्ड लेंथ, है ना। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं अपन? बॉन्ड लेंथ। लेकिन बॉन्ड लेंथ कब बोलते हैं? जब दो बॉन्डेड एटम्स हो,
हमने डेफिनेशन में क्या लिखा था कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, है ना। तो इसीलिए वहां पर इन्होंने सिर्फ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस लिखा हुआ है सिर्फ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस लिखा हुआ है, क्योंकि अभी अगर एक दूसरे के बीच ये एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कितना हो गया, इनफाइनाइट। तो उसको अपन बॉन्ड लेंथ नहीं बोलेंगे कि इनकी बॉन्ड लेंथ इनफाइनाइट है। बॉन्ड लेंथ तो कब बोलेंगे, जब ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, दो एटम्स थे, ये आपस में बॉन्ड बना रहे थे, जैसे कि सपोज हाइड्रोजन एटम है, अभी फिलहाल ये इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, इस एक्सिस पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। तो जैसे जैसे अपन इस एक्सिस पर यहां से यहां बढ़ रहे हैं, तो लेट सपोज ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, उस पोटेंशियल एनर्जी को इन्होंने इस एक्सिस पर रखा, ठीक है। तो इस एक्सिस पर इनकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी देखो इस कर्व को, ऑलमोस्ट जीरो है। और फिर जैसे जैसे मैं इधर की तरफ बढ़ रहा हूं, यानी कि अब मैं इन दोनों को एक दूसरे के पास अप्रोच अगर करवा रहा हूं, ये दोनों अगर एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, यानी कि एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका मतलब इनके बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। अगर पोटेंशियल, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अभी फिलहाल के लिए तुम ऐसे याद रखो आसान भाषा में, अभी फिलहाल के लिए तुम आसान भाषा में ऐसे याद रखो कि एक एटम की अभी फिलहाल जो एनर्जी है, इसकी जो स्टोर्ड एनर्जी है, वो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अभी तुमने फिजिक्स में शायद हो सकता है नहीं पढ़ा हो, फिजिक्स में तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, है ना। जैसे कि तुम सुबह उठे थे, नहाए धो एकदम रेडी हुए, स्कूल जा रहे हो चकाचक, तो उस टाइम पे फुल एनर्जी में हो, ठीक है। पर पूरा दिन तुम स्कूल जाओगे, स्कूल में क्लासेस अटेंड करोगे, खेलोगे कूदोगे, और फिर वापस आओगे, फिर पढ़ने बैठोगे, तो शाम के 7 बजे तक तुम्हारी क्या एनर्जी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, है ना। तो तुम्हारे पास जब तुम सुबह उठे थे, स्कूल जा रहे थे, तब तुम्हारी एनर्जी ज्यादा थी, पर वो एनर्जी तुमने खर्च कर दी, जो तुम्हारी स्टोर्ड एनर्जी थी उसको तुमने खर्च कर दिया पूरे दिन, और शाम तक आते आते तुम्हारी एनर्जी लो हो गई। तो मैं क्या बोलूंगा कि सुबह तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी इस लेवल पे थी, पर शाम तक आते आते तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी इस लेवल पे आ गई है, तुम्हारी एनर्जी डिक्रीज हो गई है। तो वैसा ही सीन मान के चलो एटम के साथ, कि भाई एटम है, जब दो एटम आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, तो इससे जो मॉलिक्यूल बनने वाला है उसकी एनर्जी की अपन बात कर रहे हैं, तो उसको हम किस टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल तुम्हारा एग्जाम्पल लेकर चलो, तुम्हारा एग्जाम्पल लेकर चलो, ठीक है। तो ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जब इनफाइनाइट है, जब दो एटम एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, यानी कि इनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, कोई अट्रैक्शन वट्रैक्शन कुछ नहीं है, ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन कुछ नहीं, तब अपन क्या बोल रहे हैं, सिस्टम की एनर्जी क्या है, जीरो है। अभी सिस्टम बना ही नहीं है, पर अब मैं क्या कर रहा हूं, दो एटम है, ये आपस में एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। दो एटम अगर एक दूसरे के पास अप्रोच कर रहे हैं, इसका मतलब इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होता जा रहा है, यानी कि इस एक्सिस पर मैं इधर की तरफ आगे बढ़ रहा हूं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम करता जा रहा हूं। तो हमें यह देखने को मिला कि एटम्स की जो एनर्जी है ना, वो डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, जैसे जैसे दोनों एक दूसरे के पास आते जा रहे हैं, इनकी एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है, और ये डिक्रीज होते होते एक मिनिमम लेवल तक जाती है, एक सर्टेन मिनिमम लेवल तक जाती है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि जब इन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया था, तब इनकी एनर्जी ज्यादा थी, इस लेवल पे थी, इस लेवल पे। लेकिन जब इन्होंने बॉन्ड बना लिया, देखो अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, ऐसे ये एक दूसरे के पास आ गए, और यहां पर इन्होंने बॉन्ड बना लिया, ये इनकी बॉन्ड फॉर्मेशन स्टेट है। तो हमने देखा कि जब इन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया था, तब एनर्जी ज्यादा थी, इस लेवल पे थी, और जब बॉन्ड बना लिया, तब एनर्जी इनकी देखो इस लेवल पर आ गई है। जब बॉन्ड नहीं बनाया था तो एनर्जी इस लेवल पर थी, जब बॉन्ड बना लिया तो एनर्जी इस लेवल पर आ गई है। यानी कि अभी अभी अपन ने सीखा था क्या, कि जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो इसका मतलब कर्व पे वो ये रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि जब एटम आइसोलेटेड स्टेट में होता है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, और जब वो बॉन्ड बना लेता है तो बॉन्ड बनाने पर एनर्जी रिलीज हो जाती है। एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, और सिस्टम की एनर्जी हमें डिक्रीज होके यहां मिल रही है। यानी कि दो एटम्स ने बॉन्ड बनाया जब, तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई, पहले इतनी एनर्जी थी, अब जब बॉन्ड बना लिया तो एनर्जी इतनी हो गई, यानी कि इतनी एनर्जी रिलीज करके वो लोअर एनर्जी लेवल पे आ गए, ठीक है। ड्रॉ करना है, हाँ इसको ड्रॉ करना, अभी मैं करवा दूंगा ड्रॉ, है ना, पहले इसको समझ लो बेटा सभी लोग, फिर ड्रॉ कर लेंगे, मैं करवा दूंगा, टेंशन नॉट। तो जब बॉन्ड नहीं बनाया था तो एनर्जी इतनी थी, जब बॉन्ड बना लिया तो एनर्जी इतनी हो गई, यानी कि इतनी एनर्जी रिलीज कर दी बॉन्ड बनाने में।
तो एक बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। यानी कि इस कर्व पे मैं आपको यह बोल सकता हूं क्या कि ये जो सेक्शन है मुझे ये किसका आइडिया दे रहा है, बॉन्ड एनर्जी का आइडिया दे रहा है कि भाई पहले एटम जब सिंगल था तब इतनी एनर्जी थी उसकी, और जब उसने बॉन्ड बना लिया तो एटम की एनर्जी इतनी हो गई, इसका मतलब इतनी एनर्जी रिलीज कर दी है एटम्स ने बॉन्ड बनाने में। तो ये बॉन्ड एनर्जी हो गई कि भाई इतनी एनर्जी रिलीज करके यहां से यहां पहुंच गई है, ठीक है। और ये वो स्टेट है बेटा जहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, मतलब जहां पर इनकी एनर्जी मिनिमम लेवल पर है, और एनर्जी मिनिमम है इसका मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ और बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है। ये वो स्टेट है जहां पर बॉन्ड बन गया है, और जब बॉन्ड बन गया है तब इनके बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो इतना है, इतना। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, इसको क्या बोलते हैं हम, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं क्या। यानी कि इस कर्व में हमें ये जो सेक्शन है ये बॉन्ड लेंथ का आइडिया दे रहा है कि जब दो एटम्स के बीच का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इतना है तब इनका एनर्जी मिनिमम लेवल पर है, यानी कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन वाली स्टेट में है। कर्व का ये पॉइंट जो मिनिमम लेवल पर है एनर्जी, ये पॉइंट हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां पर एटम्स की एनर्जी सबसे मिनिमम है। और इसका मतलब क्या है, एनर्जी मिनिमम है मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि एनर्जी और स्टेबिलिटी का क्या रिलेशन होता है। जब सुबह तुम उठते हो तो कितना ज्यादा एनर्जेटिक, इधर भागे उधर भागे, स्कूल में दौड़ लगा रहे हो, भाग रहे हो, किसी को परेशान कर रहे हो, दोस्तों के साथ लड़ाइयां कर रहे हो, है ना। लेकिन जब पूरा दिन स्पेंड कर देते हो तो शाम तक आते आते कैसे हो जाते हो, मम्मी खाना खिला दो बस। सच बोल रहा हूँ, भगवान कसम, सारा कहना मान लूंगा, बस खाना खिला दो पहले। एकदम एनर्जी डाउन हो जाती है, एकदम एनर्जी डाउन हो जाती है। तो अगर सिस्टम ने एनर्जी रिलीज कर दी है तो उसकी एनर्जी डाउन हो जाएगी, तब तुम ऐसे जाके चुपचाप बस बैठ जाओगे एक जगह कि बस अब खाना खिला दो, अब कहीं नहीं जा रहे हम, है ना। तो एनर्जी और स्टेबिलिटी का रिलेशन क्या है बेटा, एनर्जी और स्टेबिलिटी का रिलेशन क्या है, स्टेबिलिटी क्या ऐसे बोल सकते हैं, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। और यहां पर अपन कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हैं ना अपन कि पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, या आसान भाषा में बात करें तो एनर्जी जितनी कम होगी सिस्टम की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, है ना। तो यहां पर आपको ऐसा बताया जा रहा है कि ये वो पॉइंट है जहां पर इनकी मिनिमम एनर्जी है, यानी कि ये वो स्टेट है जहां पर इनका बॉन्ड बन चुका है। तो दो बॉन्डेड एटम का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो कहलाएगा क्या, बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड बनाने में इतना एनर्जी रिलीज किया है ये कहलाएगा बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो साइंटिस्ट लोगों ने यहां पर देखो क्या कंक्लूजन निकाला, उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि एटम बॉन्ड बनाते क्यों हैं, एटम बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि बॉन्ड बनाने पर एनर्जी रिलीज होगी, ताकि बॉन्ड बनाकर एनर्जी रिलीज करके खुद को स्टेबल बना सके, इसीलिए बॉन्ड का फॉर्मेशन एटम करता है ना। तो बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होता है, आपसे अब कोई पूछेगा कि बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होता है, एटम बॉन्ड क्यों बनाता है, तो आप क्या बोलोगे, ताकि वो बॉन्ड फॉर्मेशन करके एनर्जी रिलीज करे और स्टेबिलिटी गेन करे। आसान है, आसान है ना। अच्छा फिर आपको देखो यहां पर ये जैसे जैसे ये पास आ रहे हैं ना, आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एनर्जी डिक्रीज हो रही है, एक सर्टेन पॉइंट पे ये मिनिमम लेवल तक पहुंच जाती है, ये मिनिमम लेवल तक पहुंच जाती है इस पॉइंट पे। पर उसके बाद अगर मैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और कम कर रहा हूं, यानी कि इन एटम्स को और ज्यादा पास लेकर आ रहा हूं, तो अचानक से एनर्जी बहुत तेज वापस से बढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दो एटम्स के जब आप ये एक दूसरे से बहुत दूर थे, इनमें अट्रैक्शन हुआ, आप इनको पास लेकर आए, अट्रैक्शन बढ़ता गया, एक पॉइंट ऐसा आ गया जब इनके बीच में अट्रैक्शन मैक्सिमम है, पर आपने यहां नहीं रोका, अब इनको और ज्यादा पास आप ले आए। तो जब आप और ज्यादा पास ले आए तो न्यूक्लियस के बीच में हुआ रिपल्शन, और उस न्यूक्लियस के बीच का रिपल्शन इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा पास ले आए आप कि न्यूक्लियस का रिपल्शन इतना ज्यादा बढ़ गया कि सिस्टम फिर से अनस्टेबल हो गया। और मैंने तुम्हें क्या बोला था कि जब भी रिपल्शन होगा तब एनर्जी देनी पड़ेगी, सिस्टम की एनर्जी फिर से बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है। तो ये वो डिस्टेंस है जहां पर इनका एनर्जी मिनिमम लेवल पर था, ये कहलाएगा इनकी बॉन्ड फॉर्मेशन स्टेट। बॉन्ड फॉर्मेशन स्टेट पर इनका जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है ये कहलाएगा बॉन्ड लेंथ। अब इससे ज्यादा और पास लेकर आएंगे तो न्यूक्लियस के बीच में होगा भयंकर रिपल्शन, उससे वापस से सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, सिस्टम फिर से अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है।
फिर से अनस्टेबल हो जाएगा। तो चलो अब इस कर्व को ड्रॉ करना तुम लोग फटाफट से। ड्रॉ प्लीज जल्दी से करना, ज्यादा सुंदरता के चक्कर मत रह जाना, याद रखना सुंदरता हमेशा धोखा दे जाती है। बात समझ में आ रही है? सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, दुनियादारी के लेसन्स भी तुम मुझसे बहुत अच्छे से ले सकते हो बेटा। है ना? ज्यादा सुंदरता के चक्कर में नहीं रहना। तो बेटा इस एक्सिस पे ली थी अपन ने पोटेंशियल एनर्जी, है ना, और इस एक्सिस पर लिया था हमने इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमने देखा कि भाई दो एटम्स हैं, ये अभी फिलहाल एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हैं, तो इनका पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो पर है। ठीक है। फिर जैसे जैसे ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं एटम्स, जैसे ही एक दूसरे के पास आए, हमने देखा इनका एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एक पर्टिकुलर लेवल पे एकदम मिनिमम अपने को इनका पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिला। ठीक है। फिर ये जो पॉइंट था, ये था मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला पॉइंट। तो ये कब देखने को मिलेगा? जब उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन वाली स्टेट है ये उन एटम्स की बॉन्ड फॉर्मेशन वाली स्टेट है। पर मैंने यहां नहीं रोका इनको, मैं और ज्यादा पास लेकर आया, तो सिस्टम की एनर्जी फिर से अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है। तो यहां पर वो एटम्स कुछ इस तरीके से बॉन्ड बना चुके थे, ये इनका बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया दो एटम्स के बीच का। ठीक है। यहां पर अपन ऐसे बता देते हैं कि इस पॉइंट पर वो एक दूसरे के इतना करीब आ गए थे, एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर गए थे, और इस पॉइंट पर वो ऐसे इतना करीब आ गए थे एक दूसरे के पास। करीबियां बढ़ रही हैं मतलब इनकी, है ना, बात ऐसी है। यहां पर आके इन्होंने बॉन्ड बना लिया, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इसको जल्दी से ड्रॉ कर लो बेटा। यानी कि ये वाला सेक्शन आपको क्या बता देगा कि बॉन्ड एनर्जी कितनी रिलीज हुई है, कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, पहले क्या एनर्जी थी और अब क्या एनर्जी है। ठीक है। और ये सेक्शन आपको क्या बता देगा कि जब उन्होंने बॉन्ड बनाया तो उनका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कितना था, यानी कि बॉन्ड लेंथ क्या थी। ठीक है। तुम सोच रहे होगे कि ये इतने से चिन्नी से ग्राफ पे सर इतना जोर क्यों लगा रहे हो आप, क्यों इतना समझाने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि इससे नीट 2020 कोविड वाले साल में क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, आपका नीट 2020 जो है ना बेटा, कोविड स्पेशल, इस पर क्वेश्चन आया था। हाँ, वही वाला साल जिसमें तुम बिना पढ़े पास हो गए थे, ये ऐसा क्वेश्चन आ गया था, है ना। ठीक है, ठीक है। तो देखो आसान भाषा में समझाता हूं मैं तुम्हें, ये कर्व अपने को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब दो एटम एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं, मतलब जब किसी भी दूसरे एटम से उसका कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, तब उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, पर जब वो बॉन्ड बना लेता है तो उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। कितनी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है? इतना इतना डिफरेंस आ जाता है एनर्जी में, यानी कि वो इतनी एनर्जी रिलीज कर देता है बॉन्ड बनाने में। यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया, एनर्जी हमेशा रिलीज होगी बॉन्ड बनाने में। तो यहां से अपन ने क्या कंक्लूजन निकाला कि एटम बॉन्ड बनाता क्यों है? क्यों बनाएगा एटम बॉन्ड? क्योंकि जब भी वो बॉन्ड बनाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए एटम बॉन्ड बनाता है। ठीक है, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए एटम बॉन्ड बनाता है ना। क्वेश्चन ऐसा था, क्वेश्चन ऐसा था, मैं बताऊं तुम्हें, ऐसा था, ये एनर्जी लेवल आपको दे रखा था, ये एनर्जी लेवल आपको दे रखा था, और ये एनर्जी लेवल दे रखा था। लेट सपोज ये एनर्जी लेवल ए है, ये बी है, ये सी है। उसमें पूछा था, पता है क्या? बॉन्ड एनर्जी बताओ। ऐसे बोल दिया कि सपोज ये एक हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन का एक पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कर्व है, तो बताओ इसमें पोटेंशियल, इसमें सॉरी बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी हाइड्रोजन
बॉन्ड की, एच एच बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी बताओ? क्या तुम बता सकते हो बॉन्ड एनर्जी क्या रहेगी? एटम ने जब बॉन्ड नहीं बनाया, जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, तब उनका एनर्जी कुछ इस लेवल पर है, जब बॉन्ड बना लिया तो कुछ इस लेवल पर आ गया, तो क्या हो गया? क्या हो गया? बॉन्ड एनर्जी क्या हो गया? बताओगे क्या? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। एनर्जी, अरे गधों, वहां पर ग्राफ वहां उधर तक पहुंचा रखा है मैंने, इधर ग्राफ उधर तक नहीं पहुंचाया हुआ है। इधर ग्राफ यहीं पे, अरे स्टार्टिंग में जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर थे तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी वाला कर्व है, एक्सिस है, और ये आपका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस वाला है, ठीक है। तो जब इनके बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस थी तो इनका एनर्जी इतना है, इतना इतना, और जब बॉन्ड बना लिया तो एनर्जी डिक्रीज हो गया, इतना हो गया, इतना। तो इतना डिफरेंस देखने को मिला ना गधों, B-C। हाँ, B-C, ठीक है। जब बॉन्ड नहीं बनाया था तो इस एनर्जी लेवल पर थे, जब बॉन्ड बना लिया तो इस लेवल पर आ गए, तो इनका जो डिफरेंस है वो बॉन्ड एनर्जी है। जब बॉन्ड नहीं बनाया था तो एनर्जी इस लेवल पर थी, जब बना लिया तो इस लेवल पे आ गई, तो ये जो डिफरेंस है यही बॉन्ड एनर्जी है। सिंपल। बात समझ में आ रही क्या? है ना? समझ में आया तो सब कुछ आसान, वरना सब बवासीर। ठीक है। हर्ष, बहुत सही बेटा, बहुत बढ़िया। दीप्ति, बहुत बढ़िया। ऋषभ, वेरी गुड बेटा, बहुत सही। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे हम। देखो अब अपन ने ये सीख लिया कि बॉन्ड बनाता क्यों है, तो इसको नोट लगा के लिख लें क्या? नोट लगा के लिख लें? लिखो। एटम्स कंबाइन, सो दैट इट कैन रिलीज एनर्जी एंड गेन स्टेबिलिटी। यानी कि एटम क्यों कंबाइन होगा बेटा? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो हमने इस पर डिस्कशन कर लिया कि एटम कंबाइन होते क्यों हैं। हमने सबसे पहले तो ये सीखा कि बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ वगैरह ये सब क्या होती है। अच्छा, बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर अपन बात करें तो जो बॉन्ड एनर्जी वाली टर्म है ना, जो बॉन्ड एनर्जी वाली टर्म है वही बॉन्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर देगी। बॉन्ड की स्ट्रेंथ यानी कि जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है बॉन्ड बनने में उतना स्ट्रांग बॉन्ड बना होगा। या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की मैं बात करूं तो जितनी ज्यादा एनर्जी मुझे देनी पड़ रही है बॉन्ड को तोड़ने में उतनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ है। तो जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी या जितनी ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है। ठीक है। है ना? लिख लिया? नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा। अब अपन देखेंगे कि बॉन्ड बनता कैसे है। अभी तक अपन ने ये सीखा कि बॉन्ड बनता क्यों है, अब हम ये देखेंगे कि बॉन्ड बनता कैसे है। एनर्जी ज्यादा, स्ट्रेंथ ज्यादा, वेरी गुड बेटा। हाँ, डॉक्टर हर्षित राव सर, पीरियोडिक टेबल का बैकलॉग हो गया है तो उसको कवर कर लो बेटा। तो कवर कर लो। चलो अब हम बात करेंगे कि बॉन्ड बनते कैसे हैं। ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहला कंसेप्ट आया था वो दो दोस्त थे तुम्हारे ही जैसे, कोसेल और लुइस, है ना?
ब्रदर्स फ्रॉम अनदर मदर्स, कोसेल और लुईस, इन दोनों ने साथ में मिलकर काम किया बेटा। इन्होंने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आ गए तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की स्टडी की और उससे ये आइडिया लगाने की कोशिश की कि एटम्स बॉन्ड बना क्यों रहे हैं। तो ये जो थ्योरी अपनी रहेगी ये मेनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पर बेस्ड रहेगी, जिसमें हम ये देखेंगे कि एटम के वैलेंस शेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है जब वो बॉन्ड नहीं बना रहा है तब, और जब वो बॉन्ड बना लेता है तब कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इस पर बेस्ड हम बात करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। तो अब हम बात करने वाले हैं कि एटम बॉन्ड बना कैसे रहे, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि कोसेल और लुईस ने अप्रोच क्या रखी थी, अप्रोच क्या रखी थी। ठीक है, तो ये दोनों दोस्त थे अच्छे खासे। कोसेल अंकल ने जो किया था काम ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पर किया था और लुईस अंकल ने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पर किया था। फिर पता नहीं अब कोसेल अंकल की जो थी किस्मत खराब थी, इसीलिए ज्यादातर लुईस अंकल को याद रखा जाता है, इसको लुईस ऑक्टेट थ्योरी बोल देते हैं ना। पर कोसेल अंकल का भी इसमें काफी योगदान था, तो अपन दोनों को बराबर श्रद्धांजलि देते हुए दोनों का नाम लिख कर लाए इसीलिए। ठीक है, तो कोसेल एंड लुईस कंसेप्ट इसको बोलते बेटा, और वैसे इसको लुईस ऑक्टेट थ्योरी भी बोला जाता है, जिस थ्योरी को सबसे ज्यादा गालियां पड़ती हैं, है ना। इसी के चक्कर में तो तुम पढ़े रहते हो ना कि अरे यार ऑक्टेट कभी फॉलो होता है कभी नहीं होता है, एक्सेप्शन एक्सेप्शन एक्सेप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, अगर ये नहीं पढ़ोगे ना तुम्हें चैप्टर समझ में नहीं आएगा। जैसे तुम्हें बिना एबीसीडी पढ़े आगे की क्लासेस समझ में नहीं आती, बिल्कुल वैसे ही इसको हम एज अ एबीसीडी लेते हैं अपने इस चैप्टर की। ठीक है, तो बिना कोई दिमाग का कचरा सामने लाए चुपचाप इसको पढ़ लेना। ठीक है, और इसकी क्या जरूरत है क्या इंपॉर्टेंस है वो भी अभी आगे समझ में आएगी। तो बेटा ऑक्टेट थ्योरी, सबसे पहले इन्होंने देखा कि नोबल गैसेस नई नई डिस्कवर हुई थी। रैमसे नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने नोबल गैसेस डिस्कवर करके दी अपने को, है ना। तो नोबल गैसेस जब डिस्कवर हुई तो उन पर सारे साइंटिस्ट लोग टूट पड़े, उन पर स्टडी करने लगे, है ना। तो कोसेल अंकल और लुईस अंकल ये दोनों भी आ गए, इन्होंने स्टडी की। इन्होंने स्टडी की किसकी, जस्टिस फॉर कोसेल तो इन्होंने स्टडी की किसकी, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। और इन्होंने देखा, जब इन्होंने स्टडी की तो इन्होंने देखा, इन्होंने जोड़ा घटाया गुणाकार किया भागाकार किया, तो इनको क्या देखने को मिला कि इनके कॉन्फ़िगरेशन में एक चीज नजर आ रही है। जैसे कि अरे मैं इसको ऐसे क्यों लिख रहा हूं 1s2, देखा तो इसके वैलेंस शेल में हमें 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिले। ऐसे नियॉन की बात करें बेटा तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिले, 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे अपन आर्गन की बात करें बेटा तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिले, 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे अपन क्रिप्टॉन की बात करें तो 2 8 18 8, इसमें भी 8। फिर ऐसे अपन अगर जेनॉन की बात करें तो 2 8 18 18 8, फिर से 8 इलेक्ट्रॉन। यानी कि ऐसे बाकी के अपने जो थे इनमें भी आपको 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, 2 8 18 32 18 8 ऐसे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि अभी इसको अलग कर दो थोड़ी देर के लिए। उन्होंने देखा कि जो नोबल गैसेस हैं, ये जो नोबल गैसेस हैं इनके सभी के आउटर मोस्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल में, क्या बोला मैंने, आप बेटा अब याद रखना है ना, वैलेंस शेल की जब अपन बात कर रहे हैं ना तो अभी फिलहाल के लिए आप क्या याद रखेंगे, हम आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहे हैं, है ना। आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल मतलब सबसे बाहर वाला शेल। वैसे तो अपन ने पीरियोडिक टेबल में इसको डिस्कस कर ही लिया था वैलेंस शेल क्या होता है ना। तो आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहे हैं। इन्होंने देखा, कोसेल अंकल और लुईस अंकल दोनों ने देखा कि नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल में हमें 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है, पर ये जो नोबल गैसेस हैं इनको पहले इनर्ट गैसेस बोला जाता था। इनर्ट क्यों, इनर्ट का मतलब होता है जो रिएक्ट ना करे, जो रिएक्ट ना, जैसे तुम में से कई हैं जो ऐसे इनर्ट पड़े रहते हैं, जब मैं पूछता हूं कि बेटा इसका क्या जवाब होगा, है हाँ 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 हाँ, अच्छा ऐसा भी होता है क्या, तुम्हारा रिएक्शन कुछ ऐसा होता है ना, तो वो तुम्हारी इनर्टनेस है। वैसे ये होते हैं जब कोई रिएक्ट इनसे करने आता है तो है हाँ, अच्छा अच्छा रिएक्ट करना है, ये क्या होता है, तब नोबल गैसेस ऐसे करती हैं। यानी कि ये रिएक्ट नहीं करती, इनर्टनेस शो करती हैं। ठीक है, अब जब ये इनर्टनेस शो कर रही है, ये रिएक्ट नहीं कर रही है, इनके अलावा बाकी सभी एटम रिएक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, और बॉन्ड भी कैसा, अच्छा स्ट्रॉन्ग वाला बॉन्ड।
स्ट्रॉन्ग वाला बॉन्ड। अच्छा, मैं तुम्हें बॉन्ड के क्लासिफिकेशन भी बता दूंगा, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, कौन सा बॉन्ड वीक होता है ना, वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है। लिखना है, हाँ लिखो ना तो। लिखो ना। एक कह रहा है सर ब्लॉक, सर मुझे ब्लॉक करवाओगे क्या? अबे मुझे ब्लॉक करवा दोगे तो पढ़ाएगा कौन तुमको फिर, नालायक हो? मुझे ही ब्लॉक करवा रहे हो? बोले टेंशन ही खत्म, इस आदमी को ब्लॉक करवाओ। हाँ इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। तो ये बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं रखते हैं। बाकी दूसरे एटम है इन्हीं के आजू बाजू वाले, वो सब बढ़िया बॉन्ड बना रहे हैं, ये नहीं बना रहे। ठीक है। तो कोसेल और लुईस ने कहा कि चलो ठीक है, देखते हैं इनका अभी स्टडी करते हैं। अब रिएक्शन तो ये कर नहीं रहे, रिएक्शन कर रहे होते तो हमने स्टडी कर लिया होता इनको, अब नहीं कर रहे, तो ऐसा करते हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं ना, जो रिएक्ट कर रहे हैं उनके बारे में देखते हैं। जैसे कि उन्होंने देखा एक कंपाउंड NaCl, जिसको आप बड़े अच्छे से जानते होंगे, है ना। कौन सा कंपाउंड देखा उन्होंने? NaCl। अब आपको पता ही है कि ये जो NaCl है, ये Na प्लस और Cl माइनस ऐसे बना है ना। Na प्लस और Cl माइनस से मिलकर बना है। तो यहां पर उन्होंने देखा कि जब सोडियम और क्लोरीन आपस में बॉन्ड बना रहे हैं तो ये बॉन्ड कैसे बना रहे हैं। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन था 1s2 2s2 2p6 3s1, यानी कि इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा था 2 8 1 2 8 1। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे क्लोरीन के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें अगर, तो क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा था बेटा? 2 8 और 7। ठीक है। तो इन्होंने देखा कि जब इन्होंने बॉन्ड बनाया आपस में तो ये था Na प्लस की फॉर्म में और ये था Cl माइनस की फॉर्म में, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया और इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो आपको ऐसे सिखाया गया है ना बचपन में कि Na ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, Na प्लस बना लिया, वो इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया? Cl ने ले लिया, वो Cl माइनस बन गया। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अभी इसके पास वैलेंस शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? Na प्लस के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? अब वैलेंस शेल मतलब अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? देखो 8 इलेक्ट्रॉन बने हुए, है ना। और यहां पर जब Cl ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो 3p5 से क्या हो गया बेटा? 3p6 हो गया। और 3p6 हो गया, अगर 3p6 हो गया तो यहां पर 2 और 6 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जब सोडियम और क्लोरीन ने आपस में बॉन्ड बना लिया, बॉन्ड बनाने के बाद इन्होंने अपने वैलेंस शेल में 8-8 इलेक्ट्रॉन कर लिए। क्या कर लिए? 8-8 इलेक्ट्रॉन। और ये 8 इलेक्ट्रॉन कहां देखने को मिल रहे थे? इनके वैलेंस शेल में। यानी कि कोसल अंकल और लुईस अंकल आपस में ऐसे खुसफुसाए कि यार क्या जो मैं सोच रहा हूं वही तू भी यही सोच रहा है। लुईस अंकल ने बोला लग तो वैसा ही रहा है, इधर भी 8, इधर भी 8 और इधर भी 8। ओके, चल एक काम करते हैं, एक दो एग्जांपल और लेते हैं, उसमें भी चेक करके देखते हैं। यहां पर जो बॉन्ड बना था, यहां पर जो बॉन्ड बना था वो कैसे बना था? सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया था Cl की तरफ, इसने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, है ना। यहां पर क्या हुआ था? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि लेन देन हो गया यहां पर तो। ठीक है। और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा? आयनिक बॉन्ड, या इसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, है ना। यहां पर आयनिक बॉन्ड बन गया। इन्होंने एक एग्जांपल और लिया। जब कोसेल अंकल और लुईस अंकल खुसफुसाए आपस में तो उन्होंने कहा कि चलो यार एक काम करते, एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। CH4 वाला एग्जांपल ले लेते हैं, मिथेन गैस का एग्जांपल ले लेते हैं। तो उन्होंने देखा कि कार्बन, कार्बन के पास
अपने आउटर मोस्ट शेल में यानी कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? कार्बन के पास अपने वैलेंस शेल में थे, इधर पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 4। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे बेटा? अभी 4 नजर आ रहे हैं। पर इसने क्या कर लिया यहां पर? इसने बना लिया बॉन्ड। कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बनाए और जब ये 4 बॉन्ड बनाए तो वो बॉन्ड बनाए थे शेयरिंग से। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने, एक हाइड्रोजन ने, एक कार्बन ने, एक हाइड्रोजन ने, एक कार्बन ने, एक हाइड्रोजन ने। ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर क्या हो रहा है? कार्बन के ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4। इसने क्या किया? हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली। तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के भी है और हाइड्रोजन के भी है। इसी तरीके से बनता कोवलेंट बॉन्ड। यहां पर शेयरिंग कर ली इन्होंने। क्या कर ली इन्होंने? शेयरिंग कर ली है। और शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन ने 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए, मतलब इसने अपना ये एक इलेक्ट्रॉन इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लिया। तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के भी और हाइड्रोजन के भी हैं। ठीक है। तो यहां पर कार्बन के पास देखो, यहां पर ध्यान से, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और कार्बन के पास अगर अपन देखें तो कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। तो जब इसने शेयरिंग कर ली तो कार्बन के पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। अब इन्होंने ऐसे ऐसे करके अपना माथा खुजाया। कोसेल अंकल, लुईस अंकल दोनों आपस में खुसफुसाए, यार क्या जो मैं सोच रहा हूं वही तू भी सोच रहा है? दोनों ने कहा लग तो वैसा ही रहा है, लग तो वैसा ही रहा है। चल एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ले लिया साहब। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था उसमें कार्बन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे थे? 4। ऑक्सीजन को देखा यहां पर, ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन हो रहे कितने? 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे बेटा? 6। तो जब यहां पर इसका स्ट्रक्चर देखा गया तो कार्बन के पास थे 4 इलेक्ट्रॉन, उसने ऑक्सीजन के साथ कुछ ऐसे ऐसे करके 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए। क्या कर दिया उसने? 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए। अब जो 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए उसकी वजह से क्या हुआ देखना जरा। कार्बन को देखो, 1 2 3 4, ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अब जब शेयरिंग कर दिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन के पास फिर से कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं। और इधर ऑक्सीजन के पास भी, ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिले। ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिले। दोनों समझ गए कि यहां पर क्या हो रहा है, दोनों समझ गए, दोनों समझ गए। ठीक है। और उसके बाद उन्हें यह चीज समझ में आ गई कि ये जो नोबल गैसेस है ना, ये तो रिएक्ट नहीं कर रही है, वो समझ में आ रहा है। उन्होंने कहा ऐसा हो सकता है कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये अपने आप में ही एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आने पर एटम इटसेल्फ स्टेबल हो जाता है, इसीलिए ये रिएक्ट नहीं कर रहे। और इन्हीं के जैसा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए ये एटम्स रिएक्ट कर रहे हैं ताकि अपना कॉन्फ़िगरेशन, ताकि अपना कॉन्फ़िगरेशन ये किन की तरह बना सकें? इनकी तरह बना सकें, यानी कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर सकें। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि अपनी नियरेस्ट नोबल गैस के जैसा कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सकें। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब ये जो आप देख रहे हो ना वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, इसे हम बोलेंगे ऑक्टेट। क्या बोलेंगे? ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। ठीक है।
8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, ऑक्टेट, उन्होंने नाम दिया इसको ऑक्टेट, ठीक है। और हीलियम, क्योंकि ये 2 ही इलेक्ट्रॉन रखता है, तो हीलियम के केस में बेटा इसको क्या नाम दिया गया, हीलियम के केस में नाम दिया गया ड्यूप्लेट। हीलियम के केस में क्या नाम दिया गया, ड्यूप्लेट। कृष्णा पूछ रहा है नांदेड़ क्यों छोड़ा सर, नांदेड़ क्यों छोड़ा, नांदेड़ अब मेरा घर था बेटा कोटा, इसलिए नांदेड़ बहुत दूर पड़ता है, घर वालों को भी तो संभालना पड़ता है, गरीब लोग हैं, घर गृहस्थी वाले लोग हैं, तो इसलिए वापस आना पड़ा, है ना। और फिर वहां की जो कोचिंग थी ना, उनमें आपस में लफड़े हो गए थे, तो फिर अपने लफड़ेबाजी पसंद ही नहीं, अपन दूर रहना पसंद करते हैं, इसलिए अपन वापस आ गए थे। ठीक है, आप समझ में आ गया। ये बहुत ज्यादा जरूरी सवाल था ना, ये तो क्या है नीट में ही तो आएगा, नीट में आ जाएगा तो ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा, डॉक्टर वॉक्टर ही तो बनेंगे ये सब पढ़ के, पर ये जानना जरूरी है ना कि सर ने क्यों छोड़ा वहां से, वो बहुत जरूरी, क्या पता नीट में ये आ जाए, 100 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाए कि तुम्हारे सर ने क्यों छोड़ा नांदेड़, है। अरे पढ़ लो नालायकों, 3 क्वेश्चन आए थे 2022 में, यहीं से जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, 3 क्वेश्चन, 3, 1 2 3, कितने नंबर, 4 नंबर, अगर सही करते हो सिर्फ 4 नंबर से कर ले अपन 12, और अगर गलत कर दिए तो तुम्हारे 15 नंबर गए, 15 नंबर नीचे जाओगे तो तुम्हारी रैंक ऐसे लाखों में टेक ऑफ करेगी, लखपति बन जाओगे रैंक के मामले में, है ना। तुम्हारे नोट जो देखना 500 या 1000 का, अच्छा छोड़ो, 10 का नोट निकाल कर देखना, उस पर एक नंबर लिखा हुआ होगा, उस नंबर से मिलती जुलती रैंक आएगी तुम्हारी, नालायकों पढ़ लो, इतनी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं और इधर। तो बेटा अगर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्टेट। वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन अगर आ गए, जैसे हीलियम और उसके आसपास की जो स्पीशीज है वो 2 इलेक्ट्रॉन कर लेती है हीलियम के जैसे, तो उसको अपन ड्यूप्लेट बोलते हैं, ठीक है। अरे कुछ मजाक कर रहा हूँ यार, तुम लोग यार ऐसे सीरियसली मत लिया करो, है ना, मजाक कर रहा हूँ, बीच बीच में चलते रहना चाहिए, तुम्हारे घुटनों की सेहत के लिए जरूरी होता है ना ये, अगर मान लो किसी दिन लगातार पढ़ा दिया पढ़ा दिया पढ़ा दिया, बीच में कुछ बात बात नहीं करी, पता चला तुम्हें घुटने के ऑपरेशन हो रहे तुम्हारे, ऐसा ना हो जाए इसलिए। सर 10 के नोट पे 1 लिखा हुआ है, 10 के नोट पे बेटा 1 तो लिखा हुआ है, वो ऐसे ऊपर लिखा हुआ है और उसके बाजू में ऐसे 0 भी लिखा हुआ होगा, ऐसे नीचे देखना साइड में ऐसे 82946792, ऐसा ऐसा करके है ना कुछ लिखा हुआ होगा, मैं इस नंबर की बात कर रहा हूँ, ऐसी रैंक नहीं लानी है, ऐसी रैंक लानी है, ठीक है, ऐसी रैंक लानी है नालायकों, तुम्हारी तो कुटाई कर दूं पकड़ के सच में। चलो करूं तेरी गुद्दी लाल, इधर देखो, है ना, तो समझ में आ गया। तो एटम्स बेटा कंबाइन क्यों हो रहे हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी कि ऐसा कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए। तो अब ये देखो बाहर के साइंटिस्ट थे, इनको कोई भी छोटी मोटी चीज पता पड़ती है तुरंत उठ के जाते हैं उसको अपने नाम पे पेटेंट रजिस्टर करवा लेते हैं और कहते हैं कि भाई साहब मैंने ये लॉ बनाया है, मैंने ये लॉ बनाया है, अगर मैं नहीं बताता तुम्हें पता ही नहीं चलता। तो यही काम कोसेल और लुईस अंकल ने किया, और लुईस अंकल ने थोड़ा सा धोखा दे दिया कोसेल अंकल को, थोड़ा सा उनका नाम नीचे लिखवा दिया, अपना ऊपर लिखवा दिया, इसलिए लुईस ऑक्टेट रूल के नाम से जाना जाता है। तो इसको क्या बोला गया, ये कहलाया ऑक्टेट लॉ, ऑक्टेट लॉ। और ऑक्टेट लॉ क्या कहता है बेटा, ऑक्टेट लॉ क्या कहता है कि एटम्स, एटम्स कंबाइन, atoms combine to complete their respective, complete their respective octet, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कंबाइन होते हैं, ठीक है। और अगर हीलियम वाले हैं तो उस केस में हम क्या बोल देंगे, ड्यूप्लेट। जैसे कि यहां पर हमने कहा गया हाइड्रोजन देखा था ना, तो यहां पर देखो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया बेटा, और इसका क्या कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। फटाफट से लास्ट लास्ट स्लाइड नहीं लिखी है, लो लिखो जल्दी से लिखो बेटा, इसको फटाफट से लिख दो, जल्दी से लिखो 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 जल्दी लिखो, जस्टिस फॉर कोसल अंकल, हाँ भाई।
मैं तब तक देख लेता हूँ कोई शायरी वायरी मिल जाए तुम लोगों के लिए। ये तो मैंने सुना दी थी ना तुमको, अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है। मतलब हाँ मैं हूं तो घबराने की कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। अगर तुम हो तो घबराने की बात थोड़ी है, जरा सी बूंदाबांदी है, बहुत बरसात थोड़ी है। अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है, जरा सी बूंदाबांदी है, बहुत बरसात थोड़ी है। ये राह है इश्क में। देख रहे हो, राह है इश्क। अबे ये इश्क वो वाला नहीं है, ये नीट वाला इश्क है, जो नीट से हमने इश्क किया है वो। ये राह है इश्क में, कदम ऐसे ही उठते हैं, कदम ऐसे ही उठते हैं। मोहब्बत सोच के करने वालों की बात थोड़ी है। ये लिख लिया ना तुमने, ये लिख लिया ना, है ना। मोहब्बत सोचने वालों के बस की बात थोड़ी है। हाँ वो मैंने सुना दी थी, मुझे मालूम है, वो तो मैं रिवीजन करवा रहा था उसका। तुम करते रहते हो ना सर रिवाइज, समरी समरी लेक्चर दे रहा था मैं उस शायरी का। लो आओ इधर लिखो अब। लिख लो फॉर एग्जाम्पल, ऑक्टेट कैन बी कंप्लीटेड बाय, कैसे हो सकता है बेटा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, विच विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, और और वी कैन से दे कैन शेयर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है, विच विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा बेटा ये जो शेयरिंग है ना, ये जो शेयरिंग है ना, ये दो टाइप से हो सकती है, इक्वल शेयरिंग और अनइक्वल शेयरिंग। इक्वल शेयरिंग भी हो सकती है और अनइक्वल शेयरिंग भी हो सकती है बेटा। इक्वल शेयरिंग से बनता है एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और जब अनइक्वल शेयरिंग होती है, ये भी अपन आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कैसे अनइक्वल शेयरिंग होती है, तब हमें देखने को मिलता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो बेटा अगर ऑक्टेट थ्योरी नहीं होती ना, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड और फॉर्मल चार्ज, ये दोनों का कंसेप्ट हमारे पास नहीं होता। ऑक्टेट थ्योरी ने ही फॉर्मल चार्ज और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंसेप्ट दिया था। वो बेवकूफ लोग जिनको ये नहीं पता कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्टेट थ्योरी से ही आया है और फॉर्मल चार्ज का कंसेप्ट भी ऑक्टेट थ्योरी से आया, वो ये फालतू की बात करते हैं कि ये थ्योरी बकवास है, एक्सेप्शन है, फेल हो गई थी, फलाना ढीम का, अदरक लहसन सब, ठीक है। तो ये थ्योरी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना कोऑर्डिनेट बॉन्ड के आप केमिस्ट्री कंप्लीट कर ही नहीं सकते। पूरा का पूरा एक चैप्टर है कोऑर्डिनेट बॉन्ड पर, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसलिए बेटा ऑक्टेट थ्योरी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। फॉर्मल चार्ज क्या है अपन पढ़ेंगे ना, अगले लेक्चर में आ रहा है फॉर्मल चार्ज, टेंशन नॉट, सब आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े बेटा, आ जाओ जल्दी, जल्दी आ जाओ। हाँ हाँ लो साइड हो गया, सॉरी सॉरी, लो लो। इसको जल्दी से लिखो। अभिषेक नहीं बेटा, अभिषेक गंदी बात ऐसे नहीं करते। देखो फिर है ना, अभी क्लास का माहौल अच्छा रहने दो यार, ऐसे मत करो, ध्यान रखो थोड़ा चीजों का, है ना। तुम फटाफट से अपने कैरेक्टर में आ जाते हो, मत आया करो, है ना। वरना तुम सोचो कभी अगर हम आ गए, अगर हमारे कैरेक्टर में, तो तुम्हारे कानों से खून बहने लगेंगे बेटा। इसलिए प्लीज ये रिक्वेस्ट है, क्लास का माहौल क्लास के जैसा रहने दो, अच्छा रहेगा सबके लिए, आराम से पढ़ेंगे सभी लोग, एकदम हंसते खिलखिलाते चेहरे रहेंगे। अभी जरा से में ब्लॉक हो जाओगे फिर क्या मतलब, है ना। लिख लिया, चलो देखो अब हम बात करेंगे। देखो ऑक्टेट थ्योरी तो हो गया, ऑक्टेट थ्योरी हमें फिलहाल के लिए इतना याद रखना है कि ऑक्टेट थ्योरी ने ऐसा ऐसा करके कुछ बताया था कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए। पर हम बात करेंगे
उन कंपाउंड्स की जहां पर ये ऑक्टेट थ्योरी, मतलब कई ऐसे कंपाउंड्स थे जो ऑक्टेट थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, जो ऑक्टेट थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, है ना, जिनको बोलते हैं अपन विच आर एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट थ्योरी, जिसकी वजह से इस थ्योरी को बहुत गालियां पड़ती है ना, जिसकी वजह से इस थ्योरी को बहुत गालियां पड़ती हैं। तो एक एक करके अपने को ये पॉइंट्स पढ़ने हैं और अपने से क्वेश्चन यहीं से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलो हेडिंग डालो फटाफट से, एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट थ्योरी, मतलब वो कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स जिन पर ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं थी, ठीक है। पहले तो मुझे ये बता दो यहां तक कितने लोग सही सलामत हैं, कितने लोगों के घुटने अभी तक सही सलामत हैं। हाँ अभिषेक कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, देखो होता रहता है, पर थोड़ा सा अपन क्लास का डेकोरम थोड़ा सा मेंटेन करके चलेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। मैंने कहा ना तुम लोग मौज लो, मस्ती करो, पर जब पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई करो और कुछ मत करो। तुम जितना हो सके ना मौज में जीना, टेंशन नहीं लेना। पर कभी कभी होता है अपन मौज करते करते ना कहीं आगे निकल जाते हैं, थोड़ा ऐसी जगहों पर जहां हमें नहीं जाना चाहिए। तो बस आप अपने दायरे का ध्यान रखो कि हमें किस दायरे में रहना है, ठीक है। चलो फटाफट से लिखो। अब की बार हितेश सर की सरकार, बेटा ऐसा मत करो, अगर ऐसा हो गया दिक्कत हो जाएगी, मेरी सरकार आ गई तो। मेरी सरकार आती सबसे पहले मैं स्कूल के कानून चेंज कर दूंगा, 6 दिन छुट्टी, मात्र संडे को क्लास लगेगी, ठीक है, मात्र संडे को क्लास लगाएंगे अपन। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोग सही सलामत हैं, जानकर अच्छा लगा। चलो सबसे पहला एक्सेप्शन लिखो इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिनको हम बोलते हैं हाइपोवैलेंट स्पीशीज, हाइपोवैलेंट स्पीशीज क्या होती हैं हाइपोवैलेंट। देखो हाइपोवर्ड जो है ना बेटा, हाइपोवर्ड कई जगहों पर कमी को, डेफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको दर्शाने के लिए यूज किया जाता है, और यहां पर भी ये उसी को दर्शा रहा है। मतलब हाइपोवैलेंट जिनमें वैलेंस शेल में कम इलेक्ट्रॉन है, कम कितने कम, ऑक्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग कितने होने चाहिए, 8। तो हाइपोवैलेंट या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वो मॉलिक्यूल जिनमें एटम्स के पास वैलेंस शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो रहे, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, वो कहलाएंगी हाइपोवैलेंट स्पीशीज। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, स्पीशीज हैविंग, स्पीशीज हैविंग लेस देन 8 electrons in valence shell are called hypovalent species या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। फटाफट फटाफट लिखते जाओ बेटा, जल्दी जल्दी लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल BeCl2, BF3, B2H6। ये B2H6 जो है ना बेटा, B2H6 जो है ये BH3 एक मॉलिक्यूल होता है, ये ऐसे दो BH3 आपस में मिलकर B2H6 बनाते हैं। अभी फिलहाल के लिए आप बस ऐसे लिख लो इसको, है ना, इसको ऐसे लिख लो। ये आता है मेनली कहाँ, पी ब्लॉक में, तो इसको डिटेल में पढ़ा जाएगा कहाँ, पी ब्लॉक में। तो इसलिए अभी सिर्फ इसको लिख के छोड़ दो कि हाँ ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या हाइपोवैलेंट स्पीशी होती है। कैसे होती है चलो उस पर बात करते हैं। जैसे मैंने बोला आपको कि BeCl2, प्रिंस बोल रहा है कि लास्ट स्लाइड लिखनी है, कौन सी स्लाइड लिखनी है, ये लिखी नहीं क्या अभी तक। अबे बेटा प्रिंस अभी तक क्या कर रहे थे, ए नो अभी तक क्या कर रहे थे तुम, आए? चंदन कह रहा है फिर तो सर जल्द ही आपकी सरकार हो। मेरी सरकार हुई तो हाँ सीरियसली मैं, मतलब स्कूल 6 दिन तो कभी भी नहीं चलने दूंगा। या तो ऐसा करवा दूंगा 6 दिन खाली स्पोर्ट्स पीरियड और 1 दिन पढ़ाई, बस। स्कूल लेकिन पूरे 7 के 7 दिन लगेंगे, 6 दिन फुल खेलो, 1 दिन पढ़ाई करो। और सबसे पहली बात तो ये इस तरीके के एग्जाम तो मैं बंद ही करवा दूंगा, कैसे, ये लिखने वाले, लिखने वाले एग्जाम नहीं है। सामने बैठो और सुनाओ कितना याद है, क्या क्या तुम्हें आता है, बस ये बताओ।
है ना, मस्त आइडिया है ना। क्या बोलते हो, लड़ लें चुनाव, जीत जाएं, कर दें एजुकेशन पॉलिसी उलट पलट। चलो करेंगे, पहले पहले तुम डॉक्टर बन जाओ, फिर उसके बाद तुम जब वोट देने लायक हो जाओगे, खैर अभी तो हो ही गए होंगे तुम लोग वोट देने लायक, है ना, तब ऑडियंस भी तो बनाऊंगा ना अपनी पहले, फिर उसके बाद चुनाव में खड़ा हूंगा। हाँ ठीक है, अब आओ लिखो जल्दी से। देखो बेटा, BeCl2 कैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको ध्यान से देखो। बेरिलियम है, बेरिलियम के पास थे वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालने होते हैं सर, वो भी मैं तुमको सिखा दूंगा। जैसे मैंने अभी बेरिलियम लिखा और बेरिलियम लिखते ही मैंने बता दिया कि इसके बाद 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऐसे तुम भी बता दोगे, है ना, टेंशन नहीं लेने का। तो बेरिलियम ने 1 इलेक्ट्रॉन Cl के साथ शेयर किया इधर, 1 इलेक्ट्रॉन Cl के साथ किया इधर, ठीक है। तो Cl के पास तो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, है ना। मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा किसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते, घबराना मत, ठीक है। तो तुम्हें घबराना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, बिल्कुल भी चिल्लम चिल्ली नहीं करनी है। तो यहां पर बेरिलियम ने जब 2 बॉन्ड बना लिए, इसके पास थे 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 2 की शेयरिंग कर ली, तो 2 के बदले कितने हो गए, 1 2 3 4, कितने हो गए बेटा, 4। ऑक्टेट थ्योरी क्या बोलती, कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 8। तो यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहे, कितने हो रहे बेटा, 4। फिर भी ये मॉलिक्यूल बनता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कैसे एग्जिस्ट करता है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पर ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहां पर ऑक्टेट थ्योरी सक्सेसफुल नहीं जा रही है। BF3 देख लो, जबकि अगर अपन ज्यादा इसको डीप से जाकर समझेंगे ना, तो अपन ये देखेंगे कि हाँ, ऑक्टेट थ्योरी इसके बारे में भी सही ही बोल रही थी, है ना। पर अभी फिलहाल के लिए क्योंकि अपने को पढ़ना है, तो हम इसके एक्सेप्शंस ही पढ़ेंगे। तो यहां हमने बनाया बेटा BF3। बोरोन के पास बेटा होते हैं वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, बोरोन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। उसने 1 इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन से शेयर किया, 1 इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन से शेयर किया, 1 इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन से शेयर किया। बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों की शेयरिंग कर दी, तो 3 के बदले कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्टेट थ्योरी क्या बोलती, कितने होने चाहिए, 8। कितने रह गए, 6। फिर भी ये मॉलिक्यूल बनता है और स्टेबल भी होता है, ये मॉलिक्यूल बनता भी है और स्टेबल भी रहता है, ठीक है। हाँ, यही सब अपने जन्मदिन यही मना लो तुम लोग, हैं। मैं इस साल में पैदा हुआ, मैं इस दिन पैदा हुआ, मैं इस दिन, मैं इस टाइम पे पैदा हुआ, तुम्हारी कुंडली निकलवा लो तुम यहाँ पे, हैं, रिश्ते के लिए भिजवा दो तुम्हारी कुंडली निकाल के, हैं। हाँ, देख 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 कैसे मुस्कुरा रहा है, रिश्ते की बात आते ही कैसे मुस्कुरा रहा है, वाह बेटे वाह। हाँ। अभी जब मैं ऑक्टेट थ्योरी समझा रहा था, तब थोड़ी ना मुस्कुराहट आई थी चेहरे पे, जब समझ में आ गया था कि हाँ, एटम्स इसलिए बॉन्ड बनाते ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, तब थोड़ी मुस्कुराहट आई थी तुम्हारे चेहरे पे। अभी देखो कैसे मुस्कुराहट आ रही है? तो जब ये मुस्कुराहट तुम्हारी, जो अभी तुम्हारे चेहरे पर आई है, जब ये सब्जेक्ट समझने पर आने लग जाएगी ना, तो समझ लेना तुम्हारा नीट का रास्ता एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है ना। वरना नीट के अलावा भी कई ऑप्शन है, फिर नीट के अलावा कई सारे ऑप्शन है। MBBS चाय वाला, MBBS पकौड़े वाला, है ना, पैसा तो तब भी कमा लोगे। MBBS फ्रूट एंड जूस, नीट चाय वाला, है ना। बहुत नालायक हो तुम लोग। इधर देखो, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाते हैं, ठीक है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाते हैं। ये लिख रहा हूं, ये लिख लिया, आगे बढ़ रहा हूं मैं, फिर बाद मत बोलना सर पिछली स्लाइड वाला छूट गया, लिखना है। यहां डेट ऑफ बर्थ लिख लो तुम अपनी अपनी। लिख लिया सभी ने, ओ नालायको। चलो आगे बढ़ रहे हैं, है ना, नोट लगा के लिख रहे हैं बेटा। अच्छा सुनो मेरी बात,
कि मुझे ऐसा बोला जा रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हैं, जैसे BF3 में बोरॉन जो है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसकी टेंडेंसी होगी ना 8 करने की, उसकी टेंडेंसी होगी 8 करने की, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की टेंडेंसी होगी उसकी। नहीं आया समझ में? अभी समझाता हूं, लिखो पहले इसको। ऑल हाइपोवैलेंट स्पीशीज आर लुईस एसिड्स। हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या लिखा मैंने? ऑल हाइपोवैलेंट स्पीशीज आर लुईस एसिड्स। बात आई समझ में? क्या लिख दिया मैंने? लुईस एसिड क्या होते हैं? जैसे कि सपोज बेटा अपन ने बनाया BF3, BF3 में बोरोन के पास, अभी आपने मुझे बताया कि सर इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो बोरोन भी तो चाहेगा ना कि ये भी अपना कॉन्फ़िगरेशन कैसा कर ले, नोबल गैस के जैसा कर ले, क्योंकि वो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, बाकी सब भी यही कर रहे हैं। पर रह गई होगी कोई कमी, इसलिए 8 नहीं हो पाए। तो अगर कोई कमी रह गई है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की कोई कमी रह गई है, तो क्या ये किसी दूसरी स्पीशी से, किसी दूसरी स्पीशी से, ये बोरोन नहीं लिखेंगे अपन इसको, किसी दूसरी स्पीशी से एक इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेता, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता, तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते ना। तो अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जैसे कि मेरे पास पैसे की कमी है, तो मेरी क्या टेंडेंसी होगी कि मुझे कहीं से अच्छे पैसे मिल जाए। आपके पास ज्ञान की कमी है, आपको नीट क्लियर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो प्रैक्टिस, वो नॉलेज चाहिए जिससे आप नीट क्लियर कर सके। तो आप क्या करेंगे? कोई ऐसा मिल जाए अच्छा मास्टर जो बढ़िया सी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा दे अपने को, है ना, तो आपकी लेने की टेंडेंसी हो गई, क्योंकि डेफिशिएंसी है। ऐसे ही इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है अगर, तो इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है। और ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की टेंडेंसी रखते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या? लुईस एसिड्स। क्या बोलते बेटा? लुईस एसिड्स। पैसे की कमी है, S24 अल्ट्रा चला रहे हो, अरे यार एग्जाम्पल भी नहीं दे सकते क्या यार? है, अभी EMI भरनी है उसकी अगले महीने, बात कर रहे हो तुम लोग। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, एग्जाम्पल समझा करो, एग्जाम्पल है वो। पैसे की कमी तो रहती है ना, S24 अल्ट्रा से घर थोड़ी चलेगा, पैसे की कमी तो है ही। हाँ। तो बेटा लुईस एसिड्स क्या हो जाएंगे? लुईस एसिड्स क्या हो जाएंगे बेटा? जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, है ना। तो बस अब याद रखना, ये आगे काम आएगा अपने। लुईस एसिड क्या होते हैं, है ना, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, या जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, वो कहलाते हैं लुईस एसिड्स। ए फॉर एक्सेप्टर्स और ए फॉर एसिड, ऐसे याद रख लेना, लुईस एसिड्स। ये लिख लिया, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट। मर्सिडीज में नहीं बेटा, BMW में घूमता हूं मैं, BMW में घूमता हूं। मर्सिडीज नहीं है मेरे पास, मेरे पास BMW है। और मैं तुम्हें भी दिखाऊंगा मेरी BMW, चिंता मत करो। टेंशन नॉट यार, तुम्हारे पास भी BMW हो सकती है, टेंशन नॉट। तुम्हें चाहिए मुझे बताना, मैं तुम्हें दिलवा दूंगा BMW, ठीक है। सैलरी कितनी है सर? बेटा बस खर्चा पानी चल जाता है, और क्या, और क्या चाहिए अपने को। अब कैसे खटाखट खटाखट सवाल जवाब हो रहे हैं? जब मैं जवाब मांगता हूं तब तो तुम, हैं हैं, अच्छा ऐसा भी होता है क्या? तब तुम्हारा फेस ऐसा हो जाता। अभी देखो कैसा इंटरेस्ट आ रहा है, हैं? देख 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 कैसे खुश हो रहा है, करूं तेरी को दिलाल। ले बेटा जल्दी से आ जाओ फटाफट से, इधर देखो सेकंड वाला, सेकंड एक्सेप्शन देखो।
इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, अभी हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अब अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन रिच, जिनको हम बोलते हैं हाइपरवैलेंट स्पीशीज। क्या बोलते बेटा? हाइपरवैलेंट स्पीशीज। हाइपरवैलेंट क्या हो जाएंगी? स्पीशीज हैविंग मोर देन, स्पीशीज हैविंग मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन valence shell are called hypervalent species, जिनमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। हाइपर मतलब, हाइपर अपन रिचनेस को, ज्यादा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, ज्यादा हाइपर एक्टिव हो रहा है, क्या ज्यादा हाइपर मत हो, है ना। हाइपर मतलब ज्यादा। तो ऐसी स्पीशीज जिनमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि PCl5, SF6 एंड IF7। PCl5 की बात करें, जैसे कि फास्फोरस है बेटा, फास्फोरस के पास वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। सल्फर है, सल्फर 6 फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, तो सल्फर के पास होते हैं बेटा वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। और आयोडीन की अपन बात करें, तो आयोडीन के पास होते हैं वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये सब सिखा दूंगा मैं तुम्हें, टेंशन नहीं लेने का। जब तक मैं हूं तब तक घबराने का नहीं। बात समझ में आ रही है क्या? ये 5 Cl से जुड़ गया, ठीक है। जल्दी से बता दो यहां पर फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है अभी बॉन्ड बनाने के बाद? पहले तो 5 थे, पर जब उसने 5 क्लोरीन से कोवलेंट बॉन्ड बना लिए, तो अब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए ये बता दो। ऐसे इधर बता दो, SF6 में सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, और ऐसे ही IF7 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, जल्दी से बता दो बेटा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, पहले 5 थे, 1 2 3 4 5। इसकी शेयरिंग कर ली तो ये 1 का 2 हो गया, 1 का डबल, 1 का डबल करता है, ये भी 1 का डबल करता है। अनुराधा इसकी भाई ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर देखो, एक 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 के 6 शेयर हो गए, 1 का डबल करने का, अनुराधा की तरह। बिल्कुल, ये 1 का डबल करता है, तो इसके पास कितने हो गए बेटा? 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। इधर आयोडीन के पास 7 थे, डबल हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्टेट थ्योरी ने क्या बोला था? 8 होने चाहिए। कितने मिल रहे हैं? कितने मिल रहे हैं? 1 का डबल, 10 12 और 14 इलेक्ट्रॉन। 10 12 और 14 इलेक्ट्रॉन, 8 से ज्यादा मिल रहे हैं। यह कहलाती बेटा हाइपरवेलेंट स्पीशीज, है ना। ये जो हाइपरवेलेंट स्पीशीज है ना, इनको अपन एक और नाम से जानते हैं बेटा, आपको बुक्स में हो सकता है देखने को मिले, सुपर ऑक्टेट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सुपर ऑक्टेट। मतलब ऐसी कौन सी स्पीशीज है जो सुपर ऑक्टेट रखती हैं? सुपर ऑक्टेट मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखना, है ना। क्वेश्चंस में ही देखने को मिलेगा, वैसे कभी एग्जाम में नहीं पूछने को अपने को ऐसा देखने को मिला कि कभी एग्जाम में सुपर ऑक्टेट लिखकर पूछा गया हो, ऐसा नहीं पूछा जाता, क्योंकि एनसीईआरटी में टर्म लिखी हुई नहीं है। पर हाँ, जैसे मान लो कभी आप किताबें वगैरह लगाओ या कहीं और दूसरा मटेरियल लगाओ, तो हो सकता है उसमें आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए। तो सुपर ऑक्टेट का मतलब समझ जाना है कि वो हाइपरवेलेंट स्पीशीज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। टेंशन नॉट। सिमिलरली आगे बढ़ रहे हैं अपन, तीसरा वाला एक्सेप्शन देख रहे हैं। मस्त प्लान है। सर PCl4 क्यों नहीं बनता, वो भी बताएंगे। PCl4 क्यों नहीं बनता, PCl5 ही क्यों बनता है, ये भी बताएंगे। मैंने कहा ना मैं हूं, टेंशन नॉट, सब समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़े। सर घुटने दर्द करने लग गए हैं, अभी कहाँ घुटने दर्द करने लग गए? घुटने दर्द कर गए क्या? अरे यार, अभी से, अभी से, हैं अभी से? ऐसे गुद्दी पकड़ के दिखाऊं तुमको, आराम से देख, आराम से देख, सरदार खान की तरह। चलो ठीक है, लास्ट है, फिर छोड़ देंगे। क्या यार तुम लोग भी एकदम मुलायम हो जाते हो, कड़क नहीं रहते हो तुम लोग यार। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स।
बस ये आखिरी है, इसके बाद बंद कर देंगे। लिखो। ऑड इलेक्ट्रॉन मोल, नाम से पता चल रहा है जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, ऑड हो। जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, ऑड हो। ठीक है। बस ये, अरे बस एग्जांपल लिख लो और फिर छोड़ रहा हूं यार। देखो बेटा, अभी तक अपन ने जितने भी इलेक्ट्रॉन देखे, इधर देखो, अभी तक अपन जितना भी पढ़ते आए अपन ने हर जगह इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखे। इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इधर अपन ने नोबल गैसेस की बात की, 8 इलेक्ट्रॉन है, इवन नंबर है। इधर अपन ने देखा कि ये भी सब अपने बॉन्ड बना के 8 इलेक्ट्रॉन कर लेते, जो ऑक्टेट फॉलो करते हैं वो तो इवन नंबर वाले हैं ही। इवन जो ऑक्टेट फॉलो नहीं कर रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं कि देखो, जैसे कि यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन है, सब जगह इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे हैं। इधर 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर 10 है, इधर 12 है, इधर 14 है, सब जगह इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जनरली अपन जो ले रहे हैं कंपाउंड्स वो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, और कोवलेंट कंपाउंड बनते हैं इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से। तो जब ये का डबल होता है तो इवन नंबर अपने आप हो जाता है। तो अभी यहां पर हमें सारे इलेक्ट्रॉन्स, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे थे। यहां पर कुछ स्पीशीज ऐसी होती है जिनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे? जैसे कि NO है, NO2 है, ClO2 है, ClO3 है, और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं। और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे कि NO की बेटा अगर अपन बात करें, NO में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या ये एक ऑड नंबर है? क्या ये एक ऑड नंबर है? NO2 की बात अगर अपन करें तो अभी आपको NO2 का स्ट्रक्चर नहीं पता है, ये मैं ही आपको बता रहा हूं। NO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, आगे जाके आपको खुद से बनाना भी आ जाएगा NO2 का स्ट्रक्चर। यहां पर अगर अपन देखें, NO2 में नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये 7 कैसे हुए? ये एरो का मतलब क्या है, ये नाइट्रोजन ने एक एरो और एक डबल बॉन्ड क्यों बनाया, ये सब क्लियर होगा लेकिन आगे होगा, इसलिए अभी अपन इसको ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, है ना। वैसे तुम्हारे घुटने जो है वो वेंटिलेटर पर हैं, तो अभी फिलहाल सिर्फ इसको बना लो और यहां पर लिख लो ऐसे 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऐसे ये भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, ये भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। एक नोट लिख लो फटाफट से, फिर उसके बाद छुट्टी करते हैं तुम्हारी जल्दी से बन। नोट है, ऑल ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ऑल ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। वीसी, वीसी करें। आज बेटा इस स्टूडियो में है ना 6 बजे क्लास है, तो मुझे थोड़ा सा कि जल्दी छोड़ना पड़ेगा, 5 मिनट जल्दी। तो इसलिए आज वीसी नहीं करेंगे, कल, कल या परसों पक्का। टेस्ट के बाद करेंगे, टेस्ट के बाद जब तुम्हारा टेस्ट का रिजल्ट आएगा ना तब करेंगे, ठीक है। सर 6 o'clock तक पढ़ा दीजिए। बेटा 6 o'clock तक तो नहीं पढ़ा पाएंगे, थोड़ा सा जल्दी छोड़ रहे हैं आज। ठीक है, आज इतना ही। क्या तुम्हें ये पता है बेटा पैरामैग्नेटिक क्या होता है? पैरामैग्नेटिक क्या होता है ये मालूम है क्या? पैरामैग्नेटिक का मतलब पता है क्या तुम्हें? चलो जल्दी से मुझे बताओ, पैरामैग्नेटिक का मतलब कितने लोगों को पता है? जल्दी से बता दो इधर, बाकी तो खत्म हो ही गया है। आज के लिए इतना ही। 2 3 एक्सेप्शंस और बच रहे हैं, वो अपन पढ़ेंगे अगली कक्षा में। तुम्हें वो लेक्चर दूंगा रिकॉर्ड करके, कल आएगा वो लेक्चर जिसमें पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस और उनकी प्रैक्टिस है। वो जरूर कर लेना अगर टेस्ट में अच्छे नंबर लाने हैं तो, है ना। मेंडलीव अंकल का एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या, मेंडलीव अंकल ने जो नए एलिमेंट प्रिडिक्ट किए थे ना, उसकी ट्रिक भी उसी लेक्चर में मिलेगी आपको। और डायगोनल रिलेशनशिप ऐसा ऐसा वाला, वो भी उसी में मिलेगा। ठीक है।
चलो फिर भी काफी लोगों को पता है पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक क्या होता है ना। हाँ, तो तुम्हें पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पढ़ाया भी नहीं गया क्या? चलो एक काम करो, मुझे एक और चीज बता दो बस। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक तुम्हें बताया तो गया होगा यार, एटॉमिक स्ट्रक्चर में नहीं बताया क्या तुम्हें? पैरामैग्नेटिक एटॉमिक स्ट्रक्चर में या इससे पहले फिजिकल में या कहीं भी तुम्हें बताया गया है क्या पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक स्पीशीज के बारे में? ये बता दो बस, एक इतना सा आइडिया और दे जाओ। बिहेव लाइक मैग्नेट, नहीं। कुछ तो भी मत डेफिनेशन मत बता बना दिया करो हैं अपने हिसाब से। तो जनरली देखो, अभी फिलहाल के लिए ऐसे याद रख लो, ऐसी स्पीशीज जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो उनको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं अपन। जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो उनको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। तो जितनी भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होंगी, मतलब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे अगर, तो एटलीस्ट एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तो बचेगा ही बचेगा। क्योंकि जनरली इलेक्ट्रॉन कैसे पेयर बन के रहते हैं ना ऐसे। अब जैसे 5 इलेक्ट्रॉन है तो एक तो बचेगा ही बचेगा, ये तो पेयर हो नहीं पाएगा। तो ऐसी स्पीशीज जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उनको अपन पैरामैग्नेटिक कहते हैं। तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड हैं अगर, तो एक इलेक्ट्रॉन तो बचेगा ही बचेगा पेयरिंग से। तो इसका मतलब वो कैसी होंगी? नहीं बता, कुछ कह रहे हैं कि बताया गया है, 76% बच्चे कह रहे हैं कि नहीं बताया, तो मतलब 25% बच्चों को ही बताया तुम्हें। अरे क्या बुद्धि से तुम यार बैल हो क्या हो, मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि 25% लोग कह रहे हैं कि हाँ हमें बताया है और 75% लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं बताया। अब मैं इसको क्या मान के चलूं कि बताया तो है, लेकिन तुम में से कुछ बच्चों को अलग लेके सुमड़ी में और फिर बता दिया कि देख बेटा ये होता है पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, और बाकियों को बोला कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, जाओ घर जाओ। कोई नहीं, छोड़ो, मैं बता दूंगा किसी दिन। टेंशन ना को लेने का, बिंदास रहने का, कुछ नहीं होता। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक एकदम आसान सी चीज है। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम की प्रैक्टिसिंग।